हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से एक और न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये मानवा पहले से एक्सप्लेन हो सकती है क्योंकि 300 से ऊपर चैप्टर हैं। वैसे इस मानवा का नाम है ड्रैगन मास्टर और मुझे ये मानवा डिसेंट लगी तो हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एवर सिटी को देखते हैं जिसकी बीचों बीच हम लोग एक वेलकेरी की फोटो को देखते हैं जिसका नाम ली यूनजी था और उसी के स्टैचू के नीचे हम लोग देखते हैं कि भंडारा चल रहा था जिसको ऑर्गेनाइज करने वाली सिटी की वैंग कियाओ थी जो कि सिटी लॉर्ड की डॉटर है। और उसी भंडारे के सामने हम लोग मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वैसे मैं इसके बारे में बताना तो नहीं चाहता था क्योंकि वो स्पॉइलर हो सकता है, लेकिन फिर भी जान लो कि ये गजनी है। ये अपने पास्ट के बारे में भूल गया है। अब आगे तुम अंदाजा लगा लो कि ये क्या होगा। मेन कैरेक्टर भी कटोरा लेके लाइन में लगा हुआ था थोड़े से खाने के लिए और वो वेलकेरी की स्टैचू को देखते हुए कहता है कितनी खूबसूरत औरत इस सिटी को चला रही है। खैर भंडारे का खाना मिलने के बाद ये खाने को एंजॉय करके बैठा ही था कि तभी भंडारे के सामने जितने लोगों ने भी खाना खाया था उन सभी के ऊपर पॉइजन का असर होने लगा था और वो लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे कि मैंने बोला था कि वेलकेरी इतने दयालु नहीं होते हैं। दरअसल खाने के अंदर जहर था। मेन कैरेक्टर के ऊपर भी जहर का असर होता है, लेकिन वो बेहोश होने से पहले हम लोगों को बता जाता है कि वो लू वेरी से है और वो एक सिल्क फार्मर है और वो सिटी लॉर्ड को थोड़े से सिल्क डिलीवर करने के लिए जा रहा था। तभी कुछ लुटेरों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और इसके पास इन कपड़ों को छोड़ के कुछ भी नहीं बचा। और मेन कैरेक्टर यही कहता है कि वो मरना नहीं चाहता है। जिसके बाद हम लोग एवर सिटी के प्रिजन को देखते हैं जहाँ पे हम लोग मेन कैरेक्टर को डायरेक्ट उसी वेलकेरी के साथ में देखते हैं जिसके स्टैचू को हमने देखा था। अब इसकी शकल दिखा दी गई है तो नामकरण भी किया जाता है यूनजी। यूनजी को भी पॉइजन दिया गया था और वो इतने समय मेन कैरेक्टर के साथ यहाँ पे मचा रही थी। अब मैं तुम्हें ज्यादा कुछ दिखा भी नहीं सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब को लगता है कि मैंने पॉर्न हब खोल के रखा है और ये बिन बात के कम्युनिटी स्ट्राइक मार देते हैं और मुझे उड़ता तीर लेने का शौक नहीं है, इसलिए जो दिख रहा है उसी से काम चलाओ। खैर मेन कैरेक्टर को खुशी थी कि वो मरने से पहले अपने आप को वर्जिनिटी से आजाद कर पाया और ये मरने से पहले भगवान को शुक्रिया कहता है। जिसके बाद ज्वालामुखी फूटता है और कुछ घंटों के बाद जाके इन लोगों को होश आता है और जब इसके होश आता है कि इसने वेलकेरी के साथ क्या क्या किया है तो ये खुद को कोसने लगता है, ये कहते हुए कि मेरे तो लगे। उसी टाइम पे उसकी नजर उसके हाथों के ऊपर जाती है तो हम लोग उसके हाथों के ऊपर एक सिल्क वर्म को देखते हैं। मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि तुम भी जा गए, बधाई हो। जिसके बाद वो सिल्क वर्म को अपने बारे में बताने लगता है कि मेरे पहले पैसे लूट लिए गए, जिसके बाद मुझे खाना खिलाया गया तो वो जहरीला निकला। जिसके बाद वेलकेरी के साथ मैंने धूम मचाई। यूनजी अपने मन के अंदर सोच रहे थे कि पता नहीं उसने ये सब कुछ करके क्या हासिल कर लिया है। उसी टाइम पे वहाँ पे वैंग कियाओ आती है जो कि हंसते हुए यूनजी से कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही जवान दिख रही हो, लगता है कि इस भिखारी ने तुम्हें काफी अच्छे से सर्व किया है। खैर मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब सिटी के लोगों को ये पता चलेगा कि उनकी चहेती वेलकेरी उनकी प्यारी सिस्टर किसी बैगर के साथ रंगरलिया मचा रही है तो फिर हर किसी का दिल टूट जाएगा। जिसके बाद वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। वही मेन कैरेक्टर झांकते हुए वेलकेरी से कहता है कि तुम्हें तो फेंक दिया गया है। तो यूनजी उसके मुंह के ऊपर घूंसा मारती है और उसे कहते हैं कि आंखों से घूरो नहीं हरामी साले। इस पे मेन कैरेक्टर आगे से आंसू बहाते हुए कहता है मुझे क्यों मारा भाई, मैं भी तो विक्टिम हूँ। तो वेलकेरी उससे कहती है तो फिर मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि वो देख नहीं रहा था, बस वो यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढ रहा था। इसके बाद वो अपने सिल्क वर्म को जालियों के पास रखता है तो वो जल्दी से उन सभी जालियों को खा लेता है और ये दोनों ही अपनी तारीफ करने लगते हैं और इनकी नाक लंबी हो जाती है। हालांकि यूनजी को ये सिल्क वर्म कुछ ज्यादा खास नहीं आया था तो मेन कैरेक्टर डिसअपॉइंट हो जाता है और रोने लगता है। यूनजी उसे कहती है हाँ हाँ बढ़िया है, बस मेरी मदद करो बाहर निकलने में। मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि तुम तो वेलकेरी हो, कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें मेरी हेल्प क्यों चाहिए। वेलकेरी आगे से बताती है तेरे साथ मुझे भी पॉइजन दिया गया है, मैं इतने समय कमजोर हूँ। इसमें मेन कैरेक्टर ऐसे कहता है ना ना मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर यूनजी उसके ऊपर घुसे मारती है ये कहते हुए कि अच्छा अंधे हो तो फिर तुम्हें अधमारा भी करे देती हूँ। तो फिर मेन कैरेक्टर को मदद करने ही पड़ती है। जिसके बाद यूनजी उसके कंधों के ऊपर चढ़ती है और उसके मुंह के ऊपर लात मार के वहाँ से बाहर निकल जाती है। मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि मुझे तो बाहर निकालो और वो मन के अंदर सोचता है कि जितनी खूबसूरत औरत उतना कम भरोसा करना चाहिए, द मोस्ट कोटेड लाइन। लेकिन यूनजी वहाँ से जाती नहीं है, वो लौट के आती है और मेन कैरेक्टर को बोरा देती है पहनने के लिए। जिसके बाद वो उसे बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद यूनजी एक सीक्रेट टनल का इस्तेमाल करती है शहर से बाहर निकलने के लिए। वहीं पे हम लोग ऊपर शहर को देखते हैं तो उसके ऊपर आग बरस रही थी क्योंकि वहाँ पे एक ड्रैगन आ गया था अटैक करने के लिए और जैसा कि सीरीज का नाम है ड्रैगन मास्टर तो फिर इसको कंट्रोल करने वाला एक बंदा था। वहीं पे हम लोग डेप्यूटी सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपने शहर को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और हम लोग उसके पीछे लू साओ को देखते हैं जो कि इस ड्रैगन का ड्रैगन मास्टर है। और सिटी लॉर्ड उसे पूछता है कि हमने तो तुम्हें कभी उंगली भी नहीं की तो फिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लू साओ आगे से यूनजी की फोटो निकालता है और सिटी लॉर्ड से कहता है कि मुझे ये चाहिए, कहाँ पे है। साइड से वो किया हो। लू साओ से कहती है कि वो एक बेगर के साथ सो चुकी है तो फिर वो इस दुनिया की सबसे घटिया औरतों में से एक हुई, क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो। जिसके बाद ये लू साओ के ऊपर डोरे डालने की कोशिश करती है लेकिन लू साओ इसे गर्दन से पकड़ के उठा लेता है और उससे कहता है कि तुमने उसे छूने की जरूरत की, अगर वो एक हीरा नहीं है तो फिर तुम भी किसी घटिया कीचड़ से कम नहीं हो और इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिसके बाद लू साओ का ड्रैगन वहाँ पे आता है जो कि इन लोगों के ऊपर
ही अटैक करता है। इसका बाप तो एक झटके के अंदर मर जाता है, लेकिन वो कियाओ आगे से नहीं मरती है और वो हंसते हुए लू शाओ को आखिरी बार उंगली करके जाती है, ये कहते हुए कि अच्छा तो तुम उसके लिए ड्रैगन मास्टर बने थे, तुम पहले उसकी आंखों में एक धूल के बराबर भी नहीं थे, तो फिर तुमने वो सब कुछ किया जो तुम कर सकते थे उसकी अफेक्शन जीतने के लिए, लेकिन उसने फिर भी तुम्हें बस एक नौकर की तरह ट्रीट किया। लेकिन अब जब तुम शक्तिशाली हो गए हो तो फिर तुमने सोचा कि वो तुमसे इम्प्रेस होगी, लेकिन मैंने वो बर्बाद कर दिया। तुम्हारी प्यारी गॉडेस एक भिखारी की बाहों में सो रही होगी, जिससे लू शाओ की गुद्दी गर्म हो जाती है और वो उसकी गर्दन ही तोड़ देता है, जिसके बाद ये अपने ड्रैगन के ऊपर बैठता है और सभी लोगों को जला के मार देता है और डर पिक्चर के शाहरुख खान की तरह कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। खैर ये दोनों टनल से बाहर निकल के आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि शहर डिस्ट्रॉय हो गया है। मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के युनजी से कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी वापस नहीं आई है, अगर एनिमी तुम्हें पकड़ लेते हैं तो वो तुम्हें मार देंगे। कुछ दिनों के लिए शांति से एक जगह पे रुकना चाहती हो स्ट्रेंथ रिकवर करने के लिए, जिसके लिए युनजी मान जाती है। जिसके बाद अगला सीन मुलबेरी टाउन का होता है, जहाँ पे हम लोग मेन कैरेक्टर के घर पे होते हैं। वहाँ पे मेन कैरेक्टर युनजी की तरफ देखते हुए यही सोचता है कि उसने युनजी से सब कुछ छीन लिया है, उसकी पावर, उसकी प्योरिटी और उसकी सिटी भी जो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। इतना ज्यादा गुस्सा और ह्यूमिलिएशन सहने के बावजूद वो शांत है। वहाँ पे मेन कैरेक्टर अपने बारे में भी सोचता है, ये कहते हुए कि मैं उसकी आंखों में बस एक भिखारी हूँ जिसने उसकी वर्जिनिटी ले ली है। खैर मैं आगे से मेन कैरेक्टर का नाम देख आया हूँ, इसका नाम है जूमिंग, तो हम इसे जूमिंग बुलाएंगे। जूमिंग की जब अगली सुबह आंख खुलती है तो फिर उसे काफी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि उसके पालतू सिल्क वर्म को तेल में तला जा रहा है और वो युनजी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, इतने प्यारे कीड़ों को तल रही हो। एंड एज वी नो चाइना, युनजी आगे से कहती है कि वो भूखी थी। जूमिंग उसे कहता है कि इन्हें ना खाओ, मैं जाके कुछ लेके आता हूँ तुम्हारे लिए मार्केट से। जिसके बाद वो मार्केट के अंदर आ जाता है, ये सोचते हुए कि इतना सुंदर दिखने के बावजूद मैंने सोचा भी नहीं था कि सिल्क वर्म को तलने के मामले में वो इतनी ज्यादा क्रूवल होगी। उसी टाइम पे जूमिंग को एक चाचा दिखाई देते हैं जो आगे से बता रहे थे कि इस दुनिया के अंदर सबसे नोबल चीज ड्रैगन्स है और इस वंडरफुल पावर ने हर किसी को मौका दिया है कि कोई भी ड्रैगन बन सकता है। लेजेंड्स ये भी कहते हैं कि हर किसी चीज के पास खुद के ड्रैगन गेट है जिनके अंदर वो खुद के एक ड्रैगन बन सकते हैं, यानी कि अगर तुम मच्छर भी पाल लो तो वो ड्रैगन बन सकता है। इसलिए यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग हैं जो मौके ढूंढते हैं लॉस ऑफ ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, ताकि वो अपने बींग्स यानी कि पालतू जानवरों को ड्रैगन के अंदर बदल सके ड्रैगन गेट के जरिए, और ऐसे लोगों को ड्रैगन मास्टर कहा जाता है। तो फिर साइड से ये बच्चा नाक बहाते हुए कहता है कि उसे भी ड्रैगन मास्टर बनना है, जिसपे वो अंकल उसे कहते हैं कि हाँ तुम बन सकते हो, लेकिन ड्रैगन मास्टर बनने के बाद थोड़े से इनोसेंट बन जाना और किसी मासूम इंसान को ना मारना। इस पे बच्चा आगे से कहता है कि उसे तो ये भी पता है कि यंग स्पिरिट्स यानी कि कोई भी कीड़ा वीड़ा या फिर जानवर उसको ड्रैगन में बदलना काफी ज्यादा टफ होता है। तो फिर अंकल आगे से बताते हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि यंग स्पिरिट्स सिल्क वर्म को खाना काफी ज्यादा पसंद करती है, और अगर कोई यंग स्पिरिट सिल्क वर्म को खाती है तो फिर इसके चांस बढ़ जाते हैं कि वो ड्रैगन के अंदर बदल जाएगी। तो बच्चे आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि उनके घर पे कई सारे सिल्क वर्म है। तो अंकल आगे से कहते हैं कि हाँ इसीलिए बिजनेस बढ़ने वाला है हमारे मलबेरी के अंदर। वह स्विमिंग आगे से आंसू बहाते हुए कहता है शिट मेरे सिल्क वर्म्स, पता नहीं ये पूरी दुनिया मेरे सिल्क वर्म के पीछे ही क्यों पड़ी हुई है। खैर स्विमिंग जब घर वापस आता है तो फिर उसको टेबल के ऊपर युनजी का लेटर मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि वो थोड़े टाइम के लिए वॉक पे जा रही है, लेकिन जोमिंग को ऐसा लगता है कि युनजी उसे छोड़ के चली गई है, इस बात से नाराज होकर कि उसने युनजी की वर्जिनिटी ले ली। खैर जोमिंग इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है और वो अपनी सिल्क वर्म से कहता है कि तुम चिंता ना करो, हम लोग एक दिन बहुत ज्यादा पावरफुल बनेंगे। इसके बाद वो खाना खाने के लिए जाने ही वाला था कि तभी युनजी वहाँ पे आ जाती है। इसको जोमिंग देख के हैरान होता है और उसे कहता है कि तुम अचानक से वापस क्यों आ गई, लेकिन युनजी जोमिंग से कहती है कि मेरे लिए एक काम करो, तुम मेरे लिए ऐसे एक्टिंग करो कि तुम मेरे क्लैन से ही हो। जोमिंग को ये वाली बात पहले तो समझ में नहीं आती है, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जोमिंग के घर पे लू शाओ आता है। लू शाओ युनजी से पूछता है कि क्या ये वही है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। युनजी आगे से कहती है कि ये यहाँ पे पहले से ही था और इसने मुझे सब कुछ बता दिया है क्लैन के बारे में, मेरे करंट स्टेटस के बारे में, और यही मेरी मदद करेगा सभी चीजों को साफ करने में। इसलिए हम लोगों को इसे अपने साथ एंसेस्ट्रल ड्रैगन सिटी लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जोमिंग को उसकी एक्टिंग पहले ही आती थी। इसलिए वो युनजी से कहता है कि वो किसी अरे गहरे के साथ नहीं जा सकती है, उसे किसी अनजान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अनजान यानी कि लू शाओ। लू शाओ आगे से कहता है कि मैं कोई अनजान नहीं हूँ, इन्हीं के क्लैन का मेंबर हूँ। तो युनजी आगे से बताती है कि लू शाओ उसके फादर की कोर्ट में सर्वेंट का काम किया करता था, लेकिन अब ये एक ड्रैगन मास्टर बन चुका है। तो फिर जोमिंग आगे से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें एक साथ चलना चाहिए। इसके बाद लू शाओ अपने ड्रैगन को बाहर निकालता है और वो लोग उसी के ऊपर बैठ के सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे जोमिंग को समझ में आ जाता है कि अगर लू शाओ को पता चल गया कि उसी ने ही युनजी के साथ मचाया है तो फिर वो उसकी जान ही ले लेगा, क्योंकि उसने सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं पे जोमिंग युनजी से पूछता है कि ये तुम्हारे फादर के कोर्ट में काम किया करता था क्या। तो फिर युनजी आगे से बताती है कि ये साला मेरी शॉर्ट प्रैक्टिस के बीच में ताका झाकी करता था, तो फिर मेरे बाप ने इसे लात मार के क्लैन से बाहर निकाल दिया। इसके बाद जाके ये भाई साहब ड्रैगन मास्टर बने। इससे जोमिंग के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि युनजी को देखने से ही लात मार के बाहर निकाल दिया गया
किया तो फिर जरा सोचो कि जुमिंग के साथ क्या होगा। और जुमिंग ने जो कांड किया है उसके बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है। युनजी आगे से बताती है कि ये खुन्नस में है और ड्रैगन मास्टर भी है, पता नहीं ये क्या करेगा। इसमें जुमिंग आगे से बताता है कि इसने तुम्हें डायरेक्टली किडनैप नहीं किया है, ऐसा लगता है कि ये मौके का फायदा उठाना चाहता है ताकि ये तुम्हारे क्लैन के अंदर दोबारा घुस सके, इसलिए ये तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ लेके जा रहा है। लूसाओ को उन दोनों की खुशबू से बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इसीलिए वो अपने ड्रैगन को नीचे डाइव करता है तो ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन इसमें घाटा लूसाओ को ही था। इसे जुमिंग को बहाना मिल जाता है युनजे को कस के पकड़ने का और ये दोनों मौज काटने लगते हैं। थोड़ी देर में ड्रैगन नीचे लैंड होता है तो जुमिंग उससे कहता है कि साले मारना चाहता है क्या हमें। तो लूसाओ पीछे मुड़ के आगे से कहता है कि मेरा ड्रैगन खुद ज्यादा ही गुस्सैल है, अगर कोई उसके ऊपर बैठे तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन ली फैमिली का मेंबर होने के बावजूद तो युनजे को ऐसे कैसे छू सकते हो, तो युनजे उसके ऊपर लात मार के नीचे फेंक देती है। साथ ही में युनजी यहाँ पे ये भी बता देती है कि जुमिंग का एडमिशन ड्रैगन एकेडमी के अंदर करा दिया जाएगा ताकि वो ड्रैगन मास्टर बन सके। इसके बाद युनजी जुमिंग को यहाँ पे एंसेस्ट्रल ड्रैगन सिटी को दिखाती है। जुमिंग हम लोगों को बताता है कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन सिटी एक एंसेस्ट्रल ड्रैगन की बॉडी से बनी हुई है। जब जुमिंग उस सिटी को चेक करता है तो वो सच में एक ड्रैगन की पूरी बॉडी से ही बनी हुई थी। इसके बाद अगला सीन ली फैमिली के रॉयल कोर्ट का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि युनजे के फादर उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्सा थे और युनजे से कह रहे थे कि अगर वो खुद के ऑनर को ही यानी कि खुद की इज्जत को ही नहीं बचा सकती है तो वो सिटी को क्या खाक बचाएगी। लूसाओ युनजे की साइड लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये बस एक पालतू कुत्ता ही था। जिसे युनजे का बाप इसे घुटनों पे टेकने को कहता है तो ये अपने घुटनों पे आ जाता है। और मुझे अभी पूरी तरीके से यकीन है नहीं कि ये दोनों युनजे के माँ बाप हैं भी या नहीं, क्योंकि इनकी हरकतों से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। खैर ये औरत जो भी थी ये युनजे को बदनाम ही करना चाहती थी, ये कहते हुए कि भले इसने अपनी इज्जत को खो दिया है लेकिन इसके पास अभी भी कमांडिंग पोस्ट रहेगी। तो युनजे का बाप आगे से कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि इसके साथ जो इसके कैंप मेट्स भी होंगे वो इसके साथ शर्म को सह भी पाएंगे। जिसके बाद वो युनजे से कहता है कि उसे वेलकरी की पोस्ट से हटा दिया जाता है और बैटलफील्ड को बाकी गार्ड्स गार्ड करेंगे और उसकी छोटी बहन या फिर सगी या जुड़वा जो भी हो नैन लिंगसा सक्सेसर ऑफ डिवाइन मेडन की पोस्ट को ले लेगी। और युनजे को यहाँ पे फॉरबिडन किया जाता है किसी से भी मिलने को और उसे हाउस के अंदर ही अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद ये लूसाओ से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम ड्रैगन मास्टर बन के वापस आओगे। इसके बाद ये लूसाओ की हल्की सी चापलूसी करता है और उससे कहता है मेरे तले रहोगे तो हलवा पेलोगे, जिससे ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से कट लेते हैं। जिसके बाद लूसाओ युनजी की तरफ देखता है और उसे दोबारा कहता है चिंता न करो, इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा तो मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं आपकी बहुत ही ज्यादा चिंता करता हूँ। मैं इसके जितना घटिया तो नहीं था लेकिन इसका जो एक तरफा प्यार है वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और ये एक तरह से युनजी को प्रपोज ही कर देता है। फ्लैशबैक्स आ रहे हैं हाई स्कूल के और ये कहते हुए जाता है कि तुम चिंता न करो, तुम कभी भी जवाब दे सकती हो, मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता बन के ही रहूंगा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये जुमिंग को इग्नोर कर रहे हैं तो जुमिंग इनकी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है। ये कहते हो भैया मैं भी हूँ यहाँ पे चाय पी रहा हूँ, उसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि तुम मुझे भूल ही जाओगे। खैर लूसाओ यहाँ से कट लेता है। जिसके बाद जुमिंग अपने पास से रुमाल निकालता है और युनजी से कहता है लो भैया खून पोंछ लो। लेकिन युनजी इमोशनल हो गई थी तो वो यहाँ से चली जाती है। रात के टाइम पे हम लोग जुमिंग को देखते हैं जो अपने मन के अंदर सोच रहा था कि युनजी उससे गुस्सा तो नहीं है लेकिन वो ली फैमिली के अंदर पड़ा थोड़ी ना रह सकता है, फिर में खाए पिएगा क्या यहाँ पे। इसलिए जुमिंग यह फैसला करता है कि उसे जल्दी से कोई दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए और काम के लिए कोई धंधा ढूंढना चाहिए। फिर जुमिंग अपने सिल्क वर्म के बारे में सोचने लगता है जिसका नाम बाइकी है। जुमिंग यही सोच रहा था कि बाइकी को बाहर आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, शायद से वो अपनी स्पिरिट डोमेन के अंदर ही होगा। इसके बाद जुमिंग बाइकी से मिलने के लिए उसकी स्पिरिट डोमेन के अंदर ही चला जाता है। स्पिरिट डोमेन एक तरीके से पोके बॉल ही है जिसके अंदर ड्रैगन्स और उनके पेट्स को सेव किया जा सकता है। बेसिकली वो इसी के अंदर रहते हैं और ट्रेनर जब चाहे तब उन्हें बाहर निकाल सकता है। खैर जुमिंग जब स्पिरिट डोमेन के अंदर आता है तो फिर उसे पता चलता है कि बाइकी कोकून के अंदर चला गया है। इसके बाद जुमिंग एक छेद से झांक के देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि बाइकी इवॉल्व हो चुका है और वो अपनी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में जाने लगा है। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि जुमिंग इतने समय गजनी है, उसे अपनी पिछली लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, लेकिन उसे इतना पता है कि बाइकी पहले उड़ता था जिसके बाद उसकी बॉडी में कुछ तो हुआ हादसे की वजह से और बाइकी दोबारा सिल्क वर्म फेज के अंदर आ गया। यानी कि बाइकी पहले पूरी तरीके से इवॉल्व था लेकिन हादसे की वजह से वो दोबारा अपनी बेबी फॉर्म में चला गया। और जुमिंग को इस बात का पछतावा था कि वो एक रियल ड्रैगन मास्टर नहीं है, नहीं तो वो बाइकी के साथ ऐसा कुछ भी होने ना देता। खैर जुमिंग फैसला करता है कि वो बहुत जल्दी ही उसके इस रीग्रेशन की मिस्ट्री के बारे में पता लगा लेगा और उसकी मदद करेगा। इसीलिए जुमिंग फैसला करता है कि वो मेहनत करेगा और ताकतवर ट्रू ड्रैगन मास्टर बनेगा क्योंकि वो युनजी से भी अलग नहीं होना चाहता है। जुमिंग जब सोने ही वाला था तभी वहाँ पे युनजी की तरफ से एक मेड आती है जो उसकी पर्सनल मेड होगी। वो मेड यहाँ पे जुमिंग को युनजी की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर देती है एकेडमी के लिए ताकि जुमिंग को एडमिशन में कोई भी दिक्कत ना हो। जुमिंग को ऐसा लगता है कि युनजी ये जानबूझ के कर रही है ताकि
ताकि लूसाओ अगर इस बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट करे तो फिर उसके हाथों कुछ भी न लगे। साथ ही वो मेड जुमिंग को बताती है कि अगर तुम्हें एडमिशन मिल जाए तो फिर इतना याद रखना कि स्प्लिटलिंग सिलेक्शन के अंदर जरूर जाना। इसके बाद हम लोग ड्रैगन टीमिंग एकेडमी को देखते हैं, जो दिखने में काफी ज्यादा कूल थी। जुमिंग वहाँ पे जा ही रहा था कि तभी उसकी मुलाकात फैंग से हो जाती है, जो कि एक पीच सेलर है। इन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा सीरियस बात नहीं होती है, बस ये एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और इनके बीच में शर्त लग जाती है कि जुमिंग को कभी भी एडमिशन नहीं मिलेगा और अगर उसे एडमिशन मिल जाता है तो फिर फैंग उसको फ्री में पीच फ्रूट देगी, और अगर जुमिंग को एडमिशन नहीं मिलता है तो जुमिंग को उसके सारे पीच फ्रूट खरीदने पड़ेंगे। इसके बाद हम लोग जुमिंग को देखते हैं, वो जैसे ही एकेडमी गेट के पास पहुंचता है और लेटर दिखाता है तो फिर उसे तुरंत एकेडमी के अंदर ले लिया जाता है। इसके बाद वो पीछे मुड़ के फैंग को दिखाना चाहता था, लेकिन वो अपने सफल वल बेचने में बिजी थी, जिससे जुमिंग को समझ में आ जाता है कि अनजान लोगों से बातें और शर्तें बिल्कुल भी नहीं लगाया करते हैं। इन लोगों को एकेडमी ले जाने के लिए यहाँ पे खुद ब खुद एक ड्रैगन आया था, जिसके ऊपर ये लोग बैठ जाते हैं और हमारी मुलाकात दो और नए कैरेक्टर से होती है, जिनमें से पहले का नाम नान ये था और दूसरे वाले का नाम ली साओ था। ली साओ को चीयर करने वाले उसकी तरफ से कई सारे विलेजर्स आए थे जो उसे अपना हीरो मानते हैं और उसे कहते हैं तू हमारी शान है, अगर नाक कटाए तो नाक रगड़ देंगे जमीन पे। इस पे ली साओ को शर्म आने लगती है और वो उन लोगों से कहता है कि नाक रगड़नी है तो रगड़ दो, मुंह रगड़ दो, लेकिन ऐसे चिल्लाओ नहीं, शर्म होती है। यहाँ पे ली साओ और जुमिंग की दोस्ती हो जाती है और साथ ही में नान ये से, लेकिन वो ज्यादातर चुप ही रहता है। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट स्प्लिटलिंग सिलेक्शन का ही होता है। वहाँ का जो ऑफिसर था वो उन लोगों से कहता है कि जल्दी से यहाँ पे रजिस्टर करो और अपने लिए कोई स्प्लिट चुन लो। बेसिकली स्टार्टर पोकेमॉन वाला सिस्टम था, कोई भी जानवर चुन लो और उसे कल्टीवेट करवाओ। यार यहाँ पे कई तरीके के पशु पक्षी थे, सभी लोग उन्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने लिए अलग अलग तरीके के स्पिरिट चुनने लगते हैं। वहीं पे नानी इन लोगों को एडवाइस भी दे देता है कि जब अपने लिए स्पिरिट चुनना तो फिर बुद्धि का इस्तेमाल करना, खूबसूरती का नहीं। पता चले कोई भी एरा गहरा स्पिरिटलिंग उठा लिया और बाद में पता चला कि गेट ही नहीं है उसके पास, वो ड्रैगन बन ही नहीं सकता है और सारी मेहनत चली गई तेल लेने। खैर जुमिंग की नजर कुछ स्पिरिटलिंग्स के ऊपर पड़ती है, जिनमें से किसी के पास सिल्क वर्म भी था। अब उसी टाइम पे वहाँ पे कोई क्रोकोडाइल जैसा स्पिरिटलिंग आता है जो कि उस सिल्क वर्म को मुंह से पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ के जो कुत्ते थे शायद वो मेरी गली के ही हैं और वो उस क्रोकोडाइल को बुली करने लगते हैं। जुमिंग को देख के ये तरस आता है बिल्कुल मेरी तरीके से और वो क्रोकोडाइल को उठा के क्रोकोडाइल से कहता है मेरे साथ चलेगा, दुनिया दिखा दूंगा। लेकिन वो क्रोकोडाइल जुमिंग के मुंह के ऊपर ही मुंह देता है, ये कहते हुए नहीं जाऊंगा रे, ओहायो में ही खुश हूँ। और इतना ही नहीं, वो उल्टा जुमिंग के ऊपर हंसने भी लगता है। इससे जुमिंग को समझ में आ जाता है कि इसीलिए साले लोग इसे बुली करते हैं, ये है ही इस लायक का। उसी टाइम में जुमिंग को बूढ़े चाचा की बात याद आती है कि अगर किसी यंग स्पिरिटलिंग को सिल्क वर्म खाने की कुछ ज्यादा ही चाहत है तो फिर शायद से वो ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वहीं पे जुमिंग को क्रोकोडाइल के मत्थे के ऊपर एक चोन सी हॉर्न दिखाई देती है तो फिर उसे ऐसा लगता है कि ये ड्रैगन का छुपा हुआ हॉर्न हो सकता है। मुझे लॉजिक तो समझ में नहीं है, लेकिन मजा पूरा आया। इसके बाद जुमिंग क्रोकोडाइल से कहता है सुन ध्यान से देख, मैं एक प्रोफेशनल सिल्क वर्म ब्रीडर हूँ, मुझे ये घंटा नहीं पता कि मैं तेरे को एक ड्रैगन में बदल सकता हूँ या नहीं, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं तुझे बहुत सारे सिल्क वर्म खिला सकता हूँ और एडवांस पेमेंट ये रही। जिसके बाद जुमिंग अपने पास से एक सिल्क वर्म भी बाहर निकालता है और वो क्रोकोडाइल से कहता है अगर फॉलो करेगा तो मौज में रहेगा। बेचारा सिल्क वर्म रोते हुए कहता है ए तुम्हारा वो प्यार कहाँ गया जब वो यूनजी मुझे तल रही थी। खैर क्रोकोडाइल को और क्या चाहिए था, खाने को मिल गया, हगने को मिल गया, बस काफी, और वो जल्दी से हाँ कह देता है। तो फिर जुमिंग अपने हाथ की उंगली काटता है और ब्लड का इस्तेमाल करते हुए क्रोकोडाइल के साथ में सोल बाइंडिंग कर लेता है। अब ये इसका ऑफिशियल पेट बन गया है। बाकी ये ड्रैगन के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे तुम ये देखना। खैर जुमिंग एक अच्छा ट्रेनर था, इसीलिए वो क्रोकोडाइल के लिए अपने घर के सामने ही तालाब खोद देता है और उससे कहता है कि तुम इसके अंदर मौज काटो। फिर क्रोकोडाइल को ये तालाब कुछ ज्यादा ही पसंद आता है तो वो उसी के अंदर कूद जाता है। इसके बाद जुमिंग भी बात लेने के लिए चला जाता है। वहीं पे अगले सुबह क्रोकोडाइल उसे जगाने के लिए आता है और उसके मुंह के ऊपर लात मार के सीधा नीचे लैंड होता है। जुमिंग जब उसकी तरफ देखता है तो ये पुशअप्स मार रहा था। जुमिंग अपने पास एक और सिल्क वर्म बाहर निकालता है और उसको देते हुए कहता है कि तुम्हें ट्रेनिंग को ज्यादा ही पसंद है ना, ये लो मेरी तरफ से रिवॉर्ड, प्रोटीन समझ के पी जाओ। इसके बाद हम लोग जुमिंग को देखते हैं जो कि क्रोकोडाइल को ट्रेनिंग करवाने के लिए एक झरने के पास ले आया था। फिर क्रोकोडाइल को भी ट्रेनिंग पसंद थी, इसलिए वो पूरी तरीके से मौज काट रहा था और प्रैक्टिस कर रहा था। उसी टाइम में जुमिंग की नजर पड़ती है तो ये कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा था, सीधे नीचे गिरने वाला था। तो जुमिंग भागते हुए पानी के अंदर जाता है और क्रोकोडाइल को बाहर निकाल के फेंक देता है। लेकिन जुमिंग की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी, इसलिए उस पेड़ की टहनी टूट जाती है और जुमिंग बह के नीचे गिरने लगता है। तो हम लोग यहाँ पे पोकेमॉन वाला सीन देखते हैं। क्रोकोडाइल जुमिंग को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है और उसे बचाने के चक्कर में ये इवॉल्व हो जाता है और अपनी सेकंड फेज के अंदर आ जाता है, क्योंकि अब ये क्रोकोडाइल नहीं ड्रैगन बन चुका था। लेकिन इस एवोल्यूशन का भी कोई फायदा नहीं होता है, जुमिंग नीचे गिर ही जाता है। लेकिन तभी उसके बेचारे की कमर टूट जाती है क्योंकि वो एक चट्टान से टकरा जाता है। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि ये चट्टान नहीं, असल में एक ड्रैगन है। और थोड़ी ही देर में वहाँ पे उस ड्रैगन की ओनर भी आ जाती है जिसका नाम डुवान गैंग था, जो कि जुमिंग से पूछती है काहे मरने का शौक चल रहा है भैया, और अगर कोई औरत परेशान कर रही है तो फिर उसे मार के मारो। तो जुमिंग नीचे आता है और बताता है कि वो खुद को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था,
वो एक्सीडेंटली नीचे गिर गया था और उसी टाइम पे वहाँ पे क्रोकोडाइल भी आ जाता है। लेकिन जब साले को पता चलता है कि वो उड़ नहीं सकता तो ये पैर हवा में मारने लगता है। लेकिन रुआन का ड्रैगन जाके क्रोकोडाइल को बचा लेता है और उसे नीचे ले आता है। ज़ूमिंग में देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि क्रोकोडाइल एडवांस हो चुका है और क्रोकोडाइल से कहता है कि तुम पहले से बड़े हो गए हो, तुम पानी से ऐसे नहीं कूद सकते, नहीं तो तुम मारे जाओगे। वहीं पे डुआन ज़ूमिंग से कहती है अच्छा ये तुम्हारा स्प्लिटलिंग है, चलो कोई बात नहीं, अच्छे से इसे ट्रेन करो, मुझे पक्का यकीन है कि इसके पास ड्रैगन गेट जरूर होंगे और अगर कुछ करने के लिए नहीं बचा है तो फिर तुम जा सकते हो, तुम मेरी ट्रेनिंग के बीच में उंगली कर रहे हो। ज़ूमिंग डुआन को सुकीरा कहता है उनकी मदद करने के लिए और वहाँ से जाने लगता है। वहीं पे ज़ूमिंग क्रोकोडाइल से कहता है कि अगर तुम्हें वो दोबारा वुल्फ परेशान करे तो इस बार तुम उनकी पूंछ नोच लेना, सालों को समझ में आ जाएगा कि दांत होने के फायदे क्या होते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल की उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, वो ड्रैगन की तरफ देख के गुर्रा रहा था। ज़ूमिंग उससे कहता है बेटा उसकी तरफ मत जाओ, वो तुम्हें खा जाएगा, मुझे पता है कि तुम्हारी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही रम्मी है, लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद में उम्मीदों को थोड़ा झोंका देना, अभी के लिए इन्हें दबा के रखो। इसके बाद हम लोग ड्रैगन सिटी को देखते हैं जहाँ पे हम लोग ली साओ को देखते हैं और इसने एक मैच किया था जिसमें ये हारा गया था और शर्त के मुताबिक जो भी मैच हारेगा उसे सार्वजनिक शौचालय साफ करना पड़ेगा। वहीं पे ज़ूमिंग इस फाइट को देख के कहता है कि आपस में लड़ाई करने का कोई भी फायदा नहीं है, ये प्योर टाइम वेस्ट है। उसी टाइम पे ज़ूमिंग को पता चलता है कि क्रोकोडाइल की पेट की घंटी बजने लगी है। ज़ूमिंग उससे कहता है बेटा अगर तुम इस तरीके से खाओगे तो हम रोड पे आ जाएंगे और ज़ूमिंग क्रोकोडाइल को मछली देते हुए कहता है बेटा इससे काम चला लो, अगली बार मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सिल्क वर्म का पैकेट लेके आऊंगा, तब तुम मौज से खाना। इस पे क्रोकोडाइल मछली रख तो लेता है लेकिन वो आगे से रोते हुए कहता है मालिक ये बात ठीक नहीं है, आप जब स्प्लिटलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तब आपने कुछ और बोला था, झूठे कहीं के। इसके बाद हम लोग ज़ूमिंग को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोच रहा था कि उसने अभी के लिए क्रोकोडाइल के खाने को बदल दिया है, लेकिन ये चीज ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं, इसलिए उसको पैसे कमाने के लिए कोई न कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो बाइकी के बारे में सोचते हुए कहता है कि बाइकी उठने ही वाला है, उसे भी नेक्टर की जरूरत होगी क्योंकि वो उसका फेवरेट फूड है। नेक्टर को हिंदी में फूलों का रस कहते हैं। उसी टाइम में ज़ूमिंग की मुलाकात ली साओ से होती है। अब इन दोनों के बीच में बहस होती है इस बात को लेके कि ड्रैगन की टट्टी कौन साफ करेगा। खैर हम लोग इस गंदी चीज को साइड में करते हैं, जिसके बाद ज़ूमिंग अपने घर पे आ जाता है और वो क्रोकोडाइल के लिए कई सारे सिल्क वर्म लेके आया था। वह पे ये बेचारा अभी भी मछली ही खा रहा था, लेकिन इसकी नजर जैसे ही सिल्क वर्म के ऊपर पड़ती है तो ये मछली को थूक के टोकरी के अंदर छलांग लगा देता है और सिल्क वर्म को खाने लगता है और कुछ ही देर में इसका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है। क्योंकि ज़ूमिंग का खर्चा ड्रैगन हॉल को साफ करने से नहीं चल सकता है, इसीलिए वो ड्रैगन हॉल के मिशन एरिया के अंदर आ जाता है जहाँ पे कई सारे मिशन थे, लेकिन वो सभी ज़ूमिंग की औकात के बाहर के थे। इसीलिए ज़ूमिंग एक नॉर्मल से मिशन को चूज कर लेता है जो कि ब्लू फिश को मारना था, जो उसी लेक के अंदर है जहाँ पे कुछ टाइम पहले ज़ूमिंग और क्रोकोडाइल प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके बाद ज़ूमिंग क्रोकोडाइल को लेके उस लेक के अंदर आ जाता है और क्रोकोडाइल लेक के अंदर जाके उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ूमिंग को बाद में पता चलता है कि ब्लू फिश क्रोकोडाइल से ज्यादा तेज है और वो क्रोकोडाइल से कहता है कि वो तुमसे तेज है, तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। तो क्रोकोडाइल ज़ूमिंग से कहता है मालिक आपको ये पता चला, मैंने तो पहले ही बता दिया था। इसीलिए ज़ूमिंग क्रोकोडाइल को लेके दोबारा झरने के पास आ जाता है ट्रेनिंग करने के लिए और वो क्रोकोडाइल से कहता है कि अगर तुम उल्टे बहाव में प्रैक्टिस करोगे चलने की तो फिर तुम्हारी स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद वो क्रोकोडाइल को उठा के पानी के अंदर फेंक देता है, जिसपे क्रोकोडाइल आगे से रोते हुए कहता है कि मुझे उस जगह से नफरत है इस जगह से। लेकिन फिर भी ज़ूमिंग के लिए वो प्रैक्टिस करते रहता है और दिन से रात हो जाती है। वहीं पे क्रोकोडाइल की आंखें बता रही हैं कि वो किसी भी टाइम पे ढेर हो सकता है, लेकिन ज़ूमिंग उससे कहता है कि तुमने आज काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कई सारे सिल्क वर्म के लिए इंतजाम किया है। जिससे क्रोकोडाइल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ज़ूमिंग से कहता है अभी चलो घर पे। जिसके एक हफ्ते बाद हम लोग देखते हैं कि क्रोकोडाइल दोबारा एडवांस लेवल पे जा चुका था और ये दोबारा इवॉल्व हो गया था। ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ था, बस इसका साइज बढ़ गया था। ज़ूमिंग उससे कहता है कि अब तुम रेडी हो चुके हो ब्लू फिश को पकड़ने के लिए। जिसके बाद ये दोनों भागते हुए लेक के पास आ जाते हैं। क्योंकि क्रोकोडाइल अब इवॉल्व हो गया था तो उसके लिए ब्लू फिश को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी और वो काफी आसानी के साथ कई सारे ब्लू फिश को पकड़ के ज़ूमिंग को दे देता है। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ज़ूमिंग ने मिशन पूरा कर लिया था तो फिर उसे थोड़े बहुत पैसे मिल गए थे, जिनकी मदद से वो फ्रेश ड्रैगन फ्रूट खरीद सकता है। लेकिन तभी ज़ूमिंग के पास फैंग आती है जो कि उससे कहती है कि तुम कहाँ भाग गए थे, तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे सारे पीच फ्रूट खरीदोगे। तो ज़ूमिंग आगे से उसे टोकन दिखाता है जो ड्रैगन एकेडमी का था, जिससे फैंग को समझ में आ जाता है कि वो शर्त हार गई है और उसे अब ज़ूमिंग को कई सारे पीच फ्रूट देने पड़ेंगे। फैंग उससे कहती है कि तुम्हें चाहिए तो फिर ले लो, हमारी फैमिली सब कुछ बेचती है, सब कुछ, चड्डी से लेके बड्डी सब कुछ मिलता है हमारे यहाँ। लेकिन ज़ूमिंग को यहाँ पे सिल्क वर्म और अच्छा नेक्टर भी चाहिए था। तो फैंग उसे बताती है कि उनकी फैमिली के पास है और उसे पूछते है कितना चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच में फालतू की ही बहस होती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है तो फैंग उसके साथ लिपटने लगती है और जब ज़ूमिंग उस लड़की की तरफ देखता है तो फिर उसे लगता है कि ये युंजी है, क्योंकि ये युंजी की बड़ी बहन या फिर जुड़वा बहन है, इसका नाम नैन है। और ज़ूमिंग इतराते हुए उससे कहता है क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो। हालांकि नैन उससे कहती है तो कौन है बे। तो फैंग नैन से कहती है कि ये भिखारी है, इसे इग्नोर करिए और जाइए जिस काम से आप आई थी। तो फिर वो अकेडमी के लिए निकल
निकल जाती है और जुमिंग फैंग से पूछता है कि ये कौन है, तुमने इसे क्या बुलाया। तो फैंग उसे बताती है कि ये भी ड्रैगन एकेडमी की स्टूडेंट है और इनका नाम नैन लिंग सा है। फैंग उसे कहती है कि तुम एकेडमी के अंदर पढ़ते हो, तुमने इनके बारे में सुना ही नहीं है। अगर तुम इन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर शीशे में थूत देख लो अपनी। वह फिर जुमिंग को भी समझ में आ जाता है कि ये नैन फैमिली से है जिसके अंदर जुमिंग रहती है। इसके बाद हम लोग लूसा और वहाँ पे उसी औरत को देखते हैं जिसको हमने पहले भी देखा था, और ये औरत लूसा को युंजी का शादी का चूरन देके उसे कुछ उल्टे सीधे काम करवा रही थी। ये औरत लूसा को एक डिग्री देते हुए कहती है कि तुम इसे जाके 9 सिटी और वुतो के अलायंस को दे दो। सिटी स्टेट की आर्मी लगातार आगे बढ़ रही है और तुम्हें जाके उन्हें एक अच्छा खासा सबक सिखाना है, जिसके बाद तुम शादी के लिए रेडी हो जाओगे। और ये तो है ही प्यार में पागल, इसलिए ये इन सभी चीजों के लिए मान जाता है। साथ ही में लूसा यहाँ पे जुमिंग के बारे में भी पूछता है कि क्या वो ली क्लैन का कोई मेंबर है, तो यह औरत साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि इस नाम का कोई भी हमारे साथ मेंबर नहीं है। जिससे लूसा को समझ में आ जाता है कि युंजी ने उसे चूरन दे दिया है। अब इसके बाद हम लोग जुमिंग को देखते हैं और उसे पता चलता है कि बाइकी का कोकून खुलने वाला है और थोड़ी देर में बाइकी अपने कोकून से आजाद हो जाता है। तो वो पहले के जैसा नहीं था, अब ये पहले से और भी ज्यादा बड़ा हो गया था। वहाँ पे क्रोकोडाइल की तो आंखें बाहर आ जाती हैं और वो मन के अंदर सोचता है, शिट, मैं अकेला नहीं हूँ। वहाँ पे बाइकी जैसे ही बाहर निकलता है तो वो जुमिंग को प्यार देने लगता है। तो जुमिंग उसे कहता है कि इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए नेक्टर तैयार कर दिया है। तो फिर बाइकी अपना नेक्टर पीने लगता है और क्रोकोडाइल को भी थोड़ा सा चाहिए था। वहाँ पे जुमिंग बाइकी को बताता है कि ये क्रोकोडाइल है तुम्हारा साथी। वहाँ पे क्रोकोडाइल बाइकी से कहता है, हेलो प्रीटी डार्लिंग, हाउ आर यू। तो फिर बाइकी उसको तिरछी नजरों से देखती है और उसे जमा देती है। जुमिंग उसे पूछता है, ब्रो आर यू ओके। क्रोकोडाइल आगे से कहता है, ना कांप रहा हूँ। खैर इन दोनों की आपस में बनती नहीं है और उसी टाइम में जुमिंग को दिखाई देता है कि कई सारे लोग आखिरी महीने के लेसन के लिए जा रहे हैं, तो फिर जुमिंग को भी जाना पड़ेगा। इसके बाद अगला सीन ड्रैगन एकेडमी के लार्ज स्केल हॉल का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लूसाओ के बारे में बात हो रही थी कि वो आसपास के सिटीज के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है अपने गिल्डेड फायर ड्रैगन के साथ में, क्योंकि वो लोग रिबेलियन कर रहे हैं। इसके बाद ये टॉपिक चेंज होकर ड्रैगन्स के ऊपर आ जाता है कि किस किस की स्पिरिट ड्रैगनाइज हो रही है। वहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि मेरी स्पिरिट हो रही है और कुछ लोग नानिये के बारे में बात कर रहे थे कि उसका ड्रैगन काफी ज्यादा स्पेशल है, वो तो पहले ही ड्रैगनाइजिंग के फेज में जा चुका है। वहाँ पे ये वाला बंदा जो जुमिंग के कंधे के ऊपर हाथ रखे हुए है, ये उन दोस्तों में से एक है जिनको आपस में लड़ाई करवाने में कुछ ज्यादा ही चुलाती है और ये जुमिंग और नानिये को आपस में भिड़वा देता है। जुमिंग भी इस बात को समझ जाता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि नानिये जुमिंग से कहता है कि तुम एक भिखारी हो जिसने एकेडमी के अंदर एडमिशन लिया है और तुम अपने इस सफेद मुर्गे के साथ क्या ही उखाड़ लोगे, मेरे ग्रीन ड्रैगन के सामने ये एक पल के अंदर भी टिक नहीं पाएगा। वहाँ पे जुमिंग को लड़कियों के सामने शो ऑफ करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अगर कोई उसके पालतू जानवर बाइकी के बारे में थोड़ा भी कुछ बोले तो वो सहन नहीं कर सकता है। इसके बाद वो बाइकी से कहता है, बाबू उठो और अपना जलवा दिखाओ। तो फिर बाइकी उड़ने लगता है और ऊपर से ये सफेद और ऊपर से आइस इफेक्ट, तो ये और ज्यादा सुंदर दिखता है। लड़कियां तो इसके ऊपर मदहोशी हो जाती हैं। इसके बाद बाइकी उड़ते हुए एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और अपने पंखों को फैलाने लगता है। तो फिर हम लोग नानिये को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिट डोमेन के अंदर से एक ड्रैगन को बाहर निकालता है। अब स्पिरिट डोमेन सिर्फ उन्हीं के पास होती है जिनके पास एक असली ड्रैगन फेस के अंदर कोई उनका स्पिरिट चला जाता है। तो खैर नानिया अपने स्पिरिट डोमेन के अंदर से अपने ग्रीन ड्रैगन को बाहर निकालता है एंड दैट वाज प्रीटी कूल। वहाँ पे जिस बंदे ने इन दोनों को आपस में भिड़वाया था उसने जानबूझ के ये सेटिंग करवाई थी ताकि वो अपने स्पिरिट लिंग को यहाँ पर लड़ने के लिए ना भेज सके और वो नानिया की ताकत को भी चेक कर सके। वहीं पे हम लोग नानिया को देखते हैं और ये कुछ ज्यादा ही कूल बनने की कोशिश कर रहा था और कहता है, शांत रहो। वहीं पीछे से लड़कियां नानिया के ऊपर बौखलाए जा रहे थे और उससे कहती हैं, आई लव यू। इसके बाद नानिया अपने ग्रीन ड्रैगन से कहता है, अटैक करो। तो फिर उसका ग्रीन ड्रैगन अपने मुंह से एनर्जी बीम फेंकता है, लेकिन बाइकी उसे आसानी के साथ ही डॉज कर लेता है। जिसके बाद बाइकी उड़ते हुए थोड़ा ऊपर जाता है और नीचे की तरफ एक रॉकेट की तरह आता है और ग्रीन ड्रैगन के सीने के ऊपर एक टैकल अटैक करता है और ग्रीन ड्रैगन को अपने साथ घसीटते हुए ले जाता है और सीधा उसे बिल्डिंग से टकरा देता है। जिसके बाद धुआं हटता है तो सब लोग देखते हैं कि ग्रीन ड्रैगन तो हार चुका है, लेकिन बाइकी को कुछ भी नहीं हुआ है, जिसे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बाइकी दोबारा जुमिंग के पास आ जाता है। सभी लोग कहते हैं कि जुमिंग का सफेद ड्रैगन तो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है, ये है असली ड्रैगन। वहीं पे लड़की अब जुमिंग के इर्द गिर्द घूमने लगी थी और उससे कहती है, ऑसम। वहीं पे जुमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं लड़कियों के बीच में मशहूर होऊंगा। इसके बाद जुमिंग नानिये से कहता है कि उसे वापस बुला लो और अच्छे से उसको पालन पोषण करो, उसके पास पोटेंशियल है। तो फिर नानिये बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन उसे टाइम पे ग्रीन ड्रैगन इसे दिल पे ले लेता है और अपना पोटेंशियल दिखाते हुए वहाँ पे एडवांस होने लगता है और ग्रीन ड्रैगन इवॉल्व होकर अपनी नेक्स्ट फेज में चला जाता है। अब यहाँ पे ड्रैगन लेवल बताया नहीं गया तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता कि कौन किस लेवल पे जा रहा है। खैर ग्रीन ड्रैगन जैसे अपनी एडवांस फेज में जाता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जुमिंग नानिये से कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि इसके पास पोटेंशियल है। तो नानिये उससे कहता है, ये सब छोड़ो, अभी तक कॉन्टेस्ट खत्म नहीं हुआ है, लड़ने के लिए दोबारा रेडी हो जाओ, दिखाओ तुम्हारे सफेद मुर्गे के अंदर कितना दम है। लेकिन जुमिंग आगे से अपनी हार मानने ही वाला था, लेकिन बाइकी को शायद ये मंजूर नहीं था, इसलिए वो अटैक करने के लिए ग्रीन ड्रैगन की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी ग्रीन ड्रैगन बाइकी के ऊपर अपनी बिलों का इस्तेमाल करता है, लेकिन
बाइकी अपनी ऐस एबिलिटी का यूज करते हुए उन्हें जमा देता है और उन्हें डॉज करते हुए ग्रीन ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसी टाइम पे ग्रीन ड्रैगन अपने पॉइजन से बाइकी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। हालांकि बाइकी तो उसे डॉज कर लेता है, लेकिन जो पॉइजन आसपास जाके गिरता है तो वो सभी चीजें पिघलने लगती हैं। वह बाइकी ने खुद को आइस के अंदर कवर कर लिया था, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाया था। इसके बाद वो दोबारा टैकल अटैक का इस्तेमाल करता है। तो फिर ज़ूमिंग आगे से रिकॉल का यूज करने लगता है ताकि वो बाइकी को दोबारा स्पिरिट डोमेन के अंदर बुला सके। लेकिन नानिया उसे बताता है कि ये यूजलेस है, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। अगर तुम रिकॉल का इस्तेमाल करते हो तो फिर ये तुम्हारी सोल को डायरेक्ट डैमेज देगा, इसलिए तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए और बाइकी को ही डैमेज लेना चाहिए। लेकिन हम लोग बाइकी को देखते हैं और इसे अभी भी मंजूर नहीं था कि ये हार माने। इसके बाद अपनी पूंछ से आइस क्रिस्टल बाहर निकालता है और ये एक पावरफुल अटैक है। और बाइकी अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए ग्रीन ड्रैगन के आंख के ऊपर उस आइस क्रिस्टल से अटैक करता है और इस अटैक से वो पूरा हॉल ही हिल जाता है। सभी लोग कहते हैं कि ये कैसे मॉन्स्टर है, साला पूरा हॉल ही हिला दिया। फिर हम देखते हैं कि धुएं से बाइकी उड़ते हुए ज़ूमिंग के कंधे के ऊपर आके बैठता है। वहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट ड्रैगन तो हार चुका था और उसकी आंख भी शायद फूट गई थी। नानी आगे से कहता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक रियल ड्रैगन जो कि ड्रैगन गेट से ज्यादा दूर नहीं है, वो एक बस स्पिरिट से हार गया। जिसके बाद नानी पीछे मुड़ के ज़ूमिंग से पूछता है कि ये कौन से टाइप का ड्रैगन है जिसने मेरे आधे ग्रोन ग्रीन फॉरेस्ट ड्रैगन को हरा दिया। उसी टाइम पे वहाँ पे टीचर डुआन आती है और इनको तुमने पहले देखा होगा और वो सभी लोगों को बताती है कि ये व्हाइट आइस मॉर्निंग ड्रैगन है। सभी लोग टीचर डुआन को देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वाओ कितनी सुंदर है ये। नानी तो डुआन को पहले सिस्टर कहता है, लेकिन बाद में टीचर कहता है शायद ये भाई बहन है या फिर एक ही फैमिली से जुड़े हो सकते हैं। नानी डुआन से अपने ड्रैगन की आग के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन डुआन उसे अप्लाई करने के लिए क्रीम देती है और उसे कहती है कि वो उसकी पीपल के अंदर नहीं घुसा है तो फिर उसकी आंख ठीक होगी, जल्दी से अप्लाई करो और वो अंधा नहीं हुआ है। इसके बाद टीचर उन लोगों को बताती है कि आज वो लोग यहाँ पे ब्लड लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रैगन्स की कितनी ब्लड लाइन होती है। ड्रैगन्स को 3 ग्रेड ब्लड लाइन्स के अंदर बांटा गया है, एशियन ड्रैगन, ग्रेट ड्रैगन एंड अजूर ड्रैगन्स। एशियन ड्रैगन्स के पास बैटल स्किल होती है, ग्रेट ड्रैगन्स के पास कास्ट करने की मैजिक एबिलिटी होती है और अजूर ड्रैगन के पास मिस्टिक आर्ट्स होती हैं। एग्जांपल के लिए नानिया के पास ऑर्थोडॉक्स ग्रेट ड्रैगन है यानी बैटल टाइप स्किल्स और उसके पास चमकती हुई हरी बेलें और उसके पास प्लांट मैजिक है। वहीं पे एक बंदा आगे से पूछता है कि व्हाइट आइस मॉर्निंग ड्रैगन के बारे में क्या, कि वो कौन सी ब्लड लाइन का है। डुआन हम लोगों को यहाँ पे ज़ूमिंग की ड्रैगन के बारे में 2 खास बातें बताती है कि उसके पास 2 ब्लड लाइन्स है, जिनमें से पहली ब्लड लाइन है अजूर ड्रैगन की जिसका नाम है सिल्वर मून विंग्ड ड्रैगन और दूसरी ब्लड लाइन है ग्रेट ड्रैगन की जो कि सेकेंडरी ब्लड लाइन है और उसका नाम है स्टार विंड आइस ड्रैगन। फाइटिंग के दौरान अभी उसने यहाँ पे विंड और आइस मैजिक का इस्तेमाल किया है, उसने अजूर ड्रैगन की कोई भी मिस्टिक आर्ट्स का यूज नहीं किया। इसके बाद डुआन हम लोगों को यहाँ पे ड्रैगन लेवल्स के बारे में बताता है कि सभी क्रिएचर्स को 4 मेजर फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, इन्फेंट फेज, ग्रोथ फेज, एडल्ट फेज एंड कंप्लीट फेज। जिसके बाद उन्हें ट्रू ड्रैगन्स माना जाता है यानी कि असली ड्रैगन। जिसके बाद जब वो ट्रू ड्रैगन्स की फेज में आ जाते हैं तो उन्हें भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि ड्रैगन चाइल्ड, ड्रैगन जर्नल, ड्रैगन लॉर्ड और ड्रैगन मोनार्क एंड ड्रैगन किंग। जिसके बाद डुआन हम लोगों को बताती है कि नानिया का ड्रैगन अभी कंप्लीट फेज से पूरा हो चुका है, अब वो एक ट्रू ड्रैगन बन चुका है, इसीलिए उसे ड्रैगन चाइल्ड कहा जाएगा। वहीं पे ज़ूमिंग के आइस ड्रैगन के पास भले ही ड्रैगन चाइल्ड जितनी स्ट्रेंथ हो, लेकिन वो अभी भी अपनी इन्फेंट फेज के अंदर है और जब ज़ूमिंग का ड्रैगन अपनी कंप्लीट फेज के अंदर होगा तब शायद से उसका लेवल ड्रैगन मोनार्क जितना हो सकता है। इसलिए डुआन यही चाहती है कि ज़ूमिंग उसे अच्छे से ट्रेन करे। वहीं पे सभी लोग ज़ूमिंग से कहते हैं कि यार तुम्हारा ये व्हाइट ड्रैगन तो कुछ ज्यादा ही कमाल का है, हमने सोचा भी नहीं था कि ये इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, तुम काफी ज्यादा लकी हो। वहीं पे ज़ूमिंग हम लोगों को बताता है कि बाइकी ने अभी भी अपनी रेगुलर ड्रैगन की मिस्टिक आर्ट्स को अवेकन नहीं किया है और ज़ूमिंग को पक्का यकीन है कि ये अपनी ग्रोथ फेज के अंदर उन्हें भी अवेकन कर लेगा। लेकिन ज़ूमिंग ने ये नहीं सोचा था कि वो यहाँ पे ग्रेट ड्रैगन मैजिक का भी यूज करेगा और ज़ूमिंग को ऐसा लगता है कि बाइकी ने ये सारी चीजें अपनी रिग्रेशन के अंदर सीखी है। रिग्रेशन का मतलब है कि उसने अपने लाइफ साइकिल को दोबारा रिवर्स कर दिया है, यानी कि एडल्ट से वो बच्चा बन गया है और इसी दौरान उसने शायद से इन सभी चीजों को सीख लिया होगा। डुआन नानिया से कहती है कि तुम्हें मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है, हर एक पर्सन एक से ज्यादा स्पिरिचुअल डोमेन को खोल सकता है, शायद से तुम्हें फ्यूचर में इससे भी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन मिल जाए, इसलिए नाराज ना हो और प्रैक्टिस करते रहो। वहीं नानिया ज़ूमिंग की तरफ देख के कहता है साले एक दिन मैं तुझे हरा ही दूंगा। खैर इसके बाद हम लोग ज़ूमिंग को उसके घर पे देखते हैं और ज़ूमिंग इसी बारे में सोच रहा था कि उसे बाकी की ग्रोथ फेज को काफी अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। अगर उसको ठीक से न्यूट्रिएंट यानी कि पाला पोसा नहीं गया तो फिर शायद वो अपनी अजूरे मिस्टिक ड्रैगन को अवेकन ही नहीं कर पाएगा और वो हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। इसलिए ज़ूमिंग को चाहिए था पैसा ताकि वो अच्छे से नेक्टर खरीद सके। उसी टाइम में ज़ूमिंग को बाहर से आवाज आती है जो कि डुआन की ही थी और वो कह रही थी कि मैं तुम्हें ब्राइट फ्यूचर की दुआ देती हूँ। तो ज़ूमिंग बाहर निकल के देखता है तो फिर उसे दिखाई देता है कि क्रोकोडाइल मजे लूट रहा था गरम गरम और नरम नरम चीजों का। ज़ूमिंग उसे देख के कहता है साला एक नंबर का ठरकी है ये, पता नहीं मैंने इसको अपना पेट क्यों बना लिया। जिसके बाद वो डुआन से पूछता है कि अब
आपको कुछ काम है क्या टीचर? तो डुवान जुमिंग से कहती है कि उसे थोड़ी सी मदद चाहिए। इसके बाद वो इन दोनों को उसी वाटरफॉल के पास लेके आती है जहाँ पे सभी लोग ट्रेनिंग करते हैं, और वो इन लोगों को बताती है कि इस वाटरफॉल के नीचे 100 साल पुराना एक मॉन्स्टर है जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन जब भी वो अपने डीप रिवर ड्रैगन को बाहर निकालती है तो वो डर के मारे पत्थरों के पीछे छुप जाता है। उसको मारना बच्चों को खा ले डिवाइन मिस्टिक आर्ट का यूज करते हुए, लेकिन इससे वो बाकी क्रिएचर्स को हट कर सकती है और ऑर्डिनरी फिशेस मारी जा सकती हैं। इसलिए डुवान को क्रोकोडाइल की जरूरत है ताकि वो अंदर जाए और उस मॉन्स्टर को बाहर निकाल लाए। जुमिंग भी उससे कहता है कि तुम ये कर सकते हो दोस्त, तो तुमने देखा है ना रिवर ड्रैगन को कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन क्रोकोडाइल को तो पता है कि उसे चारी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और वो रोते हुए कहता है कि तुम सब लोग मुझे चारा समझते हो ना। जिसके बाद वो आराम और कंफर्ट ढूंढने के लिए डुवान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और गलत जगह पे जाके चिपक जाता है। डुवान उससे कहते ही तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, यू आर पावरफुल। जिसपे क्रोकोडाइल आगे से कहता है कि हाँ मैं करूंगा। भाई इसकी ठरक तो मास्टर जेराया और रोसी से भी आगे जा चुकी है, ये तो तलपड़े के लेवल पे है। खैर क्रोकोडाइल करता या मरता जो भी हो वो पानी के नीचे कूद जाता है और उसी टाइम पे वो ओल्ड मास्टर क्रोकोडाइल के पीछे पड़ जाता है। तो क्रोकोडाइल भागते हुए कहता है मम्मी बचाओ। वहीं पे वो ओल्ड फिश इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो जैसे ही पानी के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तो आसपास की नॉर्मल फिशेस बेहोश ही हो जा रही थी। जुमिंग डुवान से कहता है कि अटैक करिए, मेरा बच्चा मारा जाएगा। तो डुवान आगे से कहती है कि वो दोनों अभी तक वाटरफॉल के नीचे नहीं आए हैं। उसी टाइम पे वो मास्टर बाहर निकलता है क्रोकोडाइल के ऊपर हमला करने के लिए। तो क्रोकोडाइल मरते हुए बता देता है कि कभी ठरक के चक्कर में न पड़ना, हमेशा पे ले जाओगे। वहीं पे जुमिंग भी स्पिरिट डोमेन का यूज करते हुए उसे रिकॉल करना चाहता था, लेकिन डुवान उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि अगर तुम उसे बचा लोगे तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि तुम उसे ड्रैगन गेट के लिए गिव अप करने को कह रहे हो। तुम कब तक उसको अपनी परछाई के पीछे छुपा के रखोगे, कभी ना कभी तो तुम्हें उसे खतरों का सामना करने देना ही पड़ेगा। और अगर तुम उसे इसी तरीके से बचा के रखोगे तो वो अपने पोटेंशियल को कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा और एक असली ड्रैगन नहीं बन पाएगा। जुमिंग को भी ये बात समझ में आ जाती है, इसीलिए वो क्रोकोडाइल से कहता है दोस्त अब सब भगवान भरोसे, तुम्हारा जीना और मरना तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करता है। और जब क्रोकोडाइल को समझ में आ जाता है कि रोने धोने से मदद नहीं मिलेगी तो फिर वो आत्मनिर्भर बनने का फैसला करता है। जिसके बाद वो पानी के अंदर जाता है और ओल्ड मास्टर को चकमा दे कि पानी से बाहर निकलता है और अपने हॉर्न का इस्तेमाल करते हुए उसकी ठुड्डी के ऊपर टैकल अटैक करता है, जिससे वो ओल्ड मास्टर पानी से बाहर निकल जाती है। और उसी टाइम पे डीप वाटर अज़ूर ड्रैगन बाहर निकलता है जो कि उस मास्टर की गर्दन के ऊपर अटैक करता है और उसे एक झटके के अंदर मार के पानी के बाहर फेंक देता है। जैसे वो ओल्ड मास्टर एक झटके के अंदर ही मारी जाती है जैसा कि डुवान ने कहा था, लेकिन वो मछली सीधा जाके क्रोकोडाइल के ऊपर ही गिरी थी, इसलिए क्रोकोडाइल पानी के अंदर डूबने लगता है। लेकिन डुवान का ड्रैगन अपनी पूंछ की मदद से उसे पानी से बाहर निकाल लेता है और जुमिंग उससे कहता है बहुत अच्छे, तुमने काफी अच्छा काम किया। तो क्रोकोडाइल आगे से खुश होकर कहता है कि मैंने वाटरफॉल फ्लूइड ड्रैगन के साथ मिलकर उस कैटफिश को मार ही दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डुवान आगे बढ़ती है और उस कैटफिश के अंदर से उसके डिमोनिक पियरल को बाहर निकाल लेती है और वो जुमिंग को देते हुए कहती है कि तुम इस पियरल का इस्तेमाल कर सकते हो इस क्रोकोडाइल के स्पिरिट को जल्दी ड्रैगनाइज करने के लिए। इसके बाद डुवान जाते हुए जुमिंग से कहती है कि और हाँ तुम शाम को मेरे घर पे आ सकते हो फ्रॉस्टी स्नो ट्री का नेक्टर लेने के लिए, जो कि आम से नेक्टर के मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारे आइस ड्रैगन के लिए। इसके बाद हम लोग शाम को जुमिंग को देखते हैं और वो उनके घर से वो खास नेक्टर ले आया था और बाइकी को ये नेक्टर काफी ज्यादा पसंद आया था, इसीलिए वो लगातार उसे एक झटके के अंदर पी जाता है और अपने पेट को गुब्बारे की तरह फुला लेता है। जुमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं इन्हें पालना और ज्यादा मुश्किल हो रहा है, शायद से मुझे लाइब्रेरी जाके इनके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी चाहिए कि एक ड्रैगन को कैसे पाला पोसा जाता है। जिसके बाद जुमिंग अपने ड्रैगन के बारे में पढ़ाई करता है तो फिर उसे पता चलता है कि सिल्वर मून विंग्ड ड्रैगन और स्टार विंड आइस ड्रैगन दोनों का ग्रोथ रेट काफी ज्यादा होता है, यानी कि बाइकी जैसे ड्रैगन 1 साल या फिर 1.5 साल के अंदर ही अपनी इन्फेंट फेज से ग्रोथ फेज के अंदर जा सकते हैं। इसलिए जुमिंग को समझ में आ जाता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काफी ज्यादा मात्रा में नेक्टर को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। साथ ही में जुमिंग को यह भी पता चलता है जो फ्रॉस्टी स्नो ट्री का नेक्टर होता है वो आम नेक्टर के मुकाबले में काफी ज्यादा प्योर होता है, इसलिए उसको खिलाने से ग्रोथ रेट को काफी ज्यादा बढ़ा देता है 20 दिन के आसपास। लेकिन जुमिंग को ये चीज पता नहीं चलती है कि उस डिमोनिक पियरल को खाने के बाद क्रोकोडाइल की भूख इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है। उसी टाइम पे जुमिंग की नजर एक खास बुक के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर पैसा बनाने की तरकीब लिखी हुई थी कि ड्रैगन्स जनरली काफी ज्यादा बड़े होते हैं और इनका इस्तेमाल गोल्ड और सिल्वर कलेक्ट करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए ड्रैगन्स के जो लेयर या फिर स्किल्स होते हैं उन्हें लूट के पैसा काफी ज्यादा कमाया जा सकता है। लेकिन उसी टाइम पे जुमिंग की मुलाकात दोबारा नैन से हो जाती है। जुमिंग को शुरुआत में लगता है कि ये नानिये या फिर युंजी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने लक को ट्राई करता है और नानिये को युंजी समझ से उससे कहता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो क्या। हालांकि नानिये उसे कहती है कि मैं तुझसे मिलने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए आई हूँ, और अगर तुम लोगों को लगता है कि ये डिफरेंस क्यों नहीं देख पा रहा है दोनों बहनों के बीच में, तो इनकी शकल सूरत फिगर विगर सब कुछ एक बराबर है हेयर स्टाइल को छोड़ के, और लड़कियां कभी भी अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकती हैं माय ब्रदर। इसलिए जुमिंग नानिये से कहता है युंजी अगर तुम मुझे इसलिए मारना चाहती हो क्योंकि मैंने तुम्हारी रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया तो फिर तुमने ये पहले क्यों नहीं किया।
क्योंकि युंजे की रासलीला हर किसी को पता है। इसीलिए नैन ये उसे कहती है कि तुम्हें पाल के बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर दिन जहरीले कांटे अपने अंदर घुसा रही हूँ और ये किसी बड़े दर्द और टॉर्चर से कम नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें आके खुद ही खत्म क्यों नहीं कर देती हूँ। इस पे ये रोमांटिक लाइन पीलते हुए कहता है, मुझे समझ में आया कि भगवान हमारे साथ खेल रहा है। मैं यहाँ पे चुप के ड्रैगन्स को पाल पोस रहा हूँ और तुम वहाँ बाहर रह के दूसरे लोगों की गंदी बातें सुन रही हो। नानिया उससे कहती है, कोई आखिरी ख्वाहिश? तो जुमिंग आगे से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम दूसरी लड़कियों से अलग होगी, जो गुस्से को खुद के ऊपर हावी नहीं होने दोगी इतनी ज्यादा बेइज्जती के बावजूद। लेकिन कोई बात नहीं है, शुक्रिया मुझे ये एडवाइस लेटर देने के लिए, ताकि मैं इस एकेडमी के अंदर आ पाया और यहाँ पे अच्छा समय बिता पाया। तो नानिया अपने हाथ को पीछे करती है और उससे कहती है कि अच्छा, उसने तुम्हें ये लेटर भी दिया था। और अब जाके इस गधे को पता चलता है कि ये युनजे नहीं, उसकी छोटी बहन नैन लिंगसा है। और जुमिंग उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों बहनें एक ही घर के अंदर पैदा हुई हो ना। जिसमें नैन उसे बताती है कि उसने हमारे फादर का सरनेम लिया है और मैंने अपनी मदर का सरनेम लिया है, इसीलिए वो ली क्लैन के अंदर रहती है और मैं नैन फैमिली के अंदर। जिसके बाद नैन उससे कहती है कि उस लड़की ने एक छोटे से भिखारी को अपने बिस्तर के अंदर घसीटने दिया, जिस वजह से युनजे से उसकी क्राउन पोजीशन छीन ली गई। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसने तुम्हें जीने दिया और यहाँ तक कि ड्रैगन ट्रेमर अकेडमी के अंदर भी भेज दिया। लेकिन तुम्हारी वजह से हम दोनों जुड़वा बहनों को अब यहाँ पे बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ तो फिर मुझे भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर जुमिंग उसे कहता है कि आप थोड़ा सा शांत रहिए और अपनी बहन से पूछिए कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ। जिसपे नैन उससे कहती है, तुम्हें लगता है कि हम दोनों बहनें कुछ ज्यादा ही क्लोज है और उसको लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जुमिंग उससे कहता है कि अच्छा, तुम भी विक्टिम हो। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरी साली साहिबा मेरे साथ बात कर रही है, मुझे क्या करना चाहिए। नैन उससे कहती है कि तुम मुंह बंद रखो, मेरा तुम्हारे साथ कोई लेने देना नहीं है। इसके बाद वो जुमिंग के इर्द गिर्द घूमते हुए ऐसे कहती है कि सब लोग तो कह रहे हैं कि तुम एक नंबर के भिखारी हो, गरीब हो, एकदम कूड़े में हो, तुम सने हुए एकदम गरीब आदमी, लेकिन दिखने में तो तुम बिल्कुल डिसेंट हो और थोड़े बहुत हैंडसम भी। तो इसकी नाक लंबी हो जाती है और कहता है, क्या मैं सच में इतना खूबसूरत हूँ? तो फिर नैन उसका कॉलर पकड़ के उससे कहती है, मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, सच बताओ नहीं तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी। जिसके बाद जुमिंग नानिया की टांगी पकड़ लेता है, जिसके बाद वो अपना दुखड़ा रोना शुरू करता है कि वो मूलबेरी के अंदर पहले कीड़े उगाया करता था और उसकी लाइफ काफी ज्यादा कंफर्टेबल जा रही थी। लेकिन एक दिन उसे लुटेरों ने लूट लिया, उसके सारे पैसे चुरा लिए और उसे गली में जाके पटक दिया। जिसके बाद वो भंडारे में खाना खाने के लिए गया तो फिर उसे जहरीला खाना दे के उसे मरने के लिए काल कोठरी के अंदर डाल दिया गया। लेकिन भगवान की कृपा से वो वर्जिन नहीं मरा। उसकी वो वाली रात कुछ ज्यादा ही सुहावनी और रंगीली भी थी। लेकिन नानी उसके ऊपर लात मार के कहती है कि ये सब बकवास मेरे ऊपर नहीं चलेगी, झूठ बोल रहे हो। जुमिंग आगे से कहता है, सच है भाई, जबान काट के दिखाऊं क्या? जिसके बाद नैन को समझ में आ जाता है कि युनजे ने जुमिंग को जिंदा इसलिए रखा है क्योंकि अगर जुमिंग मर जाता है तो फिर उसका स्टेटस हमेशा भिखारियों वाला ही रहेगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे पढ़ लिख के थोड़ा सा बहुत ड्रैगन टीमिंग के बारे में सीख लेता है और सबसे कमजोर ड्रैगन टीमर बन जाता है, लेकिन इसके बावजूद उसका स्टेटस गरीबों वाला नहीं रहेगा और इसी तरीके से वो अपनी क्राउन प्रिंसेस वाले रेपुटेशन को वापस पा सकती है बिना हाथ गंदे करे। जिसके बाद वो अपना मुखौटा पहनती है और वहां से चली जाती है, जुमिंग से कहते हुए कि अपना ख्याल रखो। वहीं पे कुछ लौंडे थे जो कि लू साओ के बारे में ही बात कर रहे थे कि उसने ऐसा वैसा 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 कर दिया। बेसिकली वो पावरफुल है इतनी समय, इसीलिए सब उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वैसे भी वो सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा है। जुमिंग भी इन सभी बातों को काफी ज्यादा गौर से सुन रहा था। उसी टाइम पे बाइकी बाहर निकलता है और वो जुमिंग से अपनी ही भाषा में कहता है कि निराश क्यों होते हो दोस्त, तुम भी बहुत बड़े जीनियस हो। जिसे जुमिंग मोटिवेट हो जाता है। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि हम लोग बहुत जल्द ही ड्रैगन लॉर्ड रैंक पे पहुंच जाएंगे। जिसके बाद हम लोग जुमिंग को देखते हैं जो कि क्रोकोडाइल के साथ बैठा हुआ था और वो उसको बता रहा था कि एक ड्रैगन को पालने पोसने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और जो फैमिली आर्मर बनाने के लिए काफी ज्यादा फेमस है, यानी कि जुमिंग की फैमिली, क्योंकि एक ड्रैगन आर्मर को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जो फैमिली इसमें बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, जिसे क्रोकोडाइल खुश हो जाता है और वो पूछता है, सच में मालिक? तो जुमिंग आगे से बताता है, हाँ, लेकिन मेरी करने की कोई भी ये इच्छा नहीं है और वैसे भी मैं अपनी फैमिली के क्राफ्ट स्किल के अंदर इतना ज्यादा हाई लेवल पे नहीं हूँ। लेकिन चिंता न करो, थोड़ी बहुत मेहनत के बाद मुझे पक्का यकीन है कि मैं तुम्हारे लिए इंडेस्ट्रक्टिबल आर्मर बना सकता हूँ। इसीलिए मैं कल सुबह ही ड्रैगन सिटी जा रहा हूँ कोई स्किल सीखने के लिए, ताकि मैं अपनी स्किल को और ज्यादा बेहतर कर सकूं और इसी बहाने मैं तुम्हारे लिए खाना भी खरीद लाऊंगा। इसके अगले ही दिन हम लोग देखते हैं कि जुमिंग की आत्मा उसका शरीर छोड़ चुकी थी, क्योंकि अब इसकी बॉडी पहले की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इसके हाथ पैर जो टूट चुके हैं, इसलिए 3-4 हथौड़ा चलाने के बाद ही इनकी आत्मा बाहर आ गई। लेकिन जब जुमिंग अपने बनाए गए आर्मर को देखता है तो वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। जुमिंग यही सोचता है कि अगर वो इस आर्मर को किसी सोल्जर को बेच देता है तो फिर उनके खाने भर के पैसे निकल आएंगे। सत्य में जुमिंग को यह भी यकीन हो गया था कि अगर वो ट्राई करे तो फिर वो एक ड्रैगन आर्मर बना सकता है। जब जुमिंग बाहर निकलता है तो फिर उसे दिखाई देता है कि क्रोकोडाइल ने सक्सेसफुली उस 200 साल पुरानी डिमोनिक पियरल को निगल लिया है। तो फिर वो अपना असर दिखाने लगा है और वो पहले से और ज्यादा बड़ा हो गया है। जुमिंग उसको देख के उसकी तारीफ करता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हो, लेकिन माफ करना दोस्त, मुझे किसी काम से ट्रिप पे जाना है तो फिर तुम्हें कुछ दिनों तक अकेले रहना
रहना पड़ेगा। क्रोकोडाइल से काफी ज्यादा नाराज हो गया था, तो जुमिंग उससे कहता है निराश ना हो, जिसके बाद वो उसकी पूंछ के ऊपर एक कॉलर लगा देता है और उससे कहता है कि ये मैंने बनाया है, अब तुम्हें कोई भी जंगली क्रोकोडाइल नहीं समझेगा। इसके बाद जुमिंग वहां से जाते हुए कहता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग न भूलना, हर दिन ट्रेनिंग करना, और वहाँ पे एक डार्क गर्ल होगी जो तुम्हें खाना खिला देगी। तो फिर क्रोकोडाइल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम लोग रॉयल कोर्ट को देखते हैं और यहाँ पे 2 शादियां अनाउंस होने वाली थी। यहाँ पे कई सारी फैमिलीज की यंग मिस्ट्रेस जो भी हो यार आई हुई थी। इसके बाद सबसे पहले शादी अनाउंस करी जाती है जो कि गई तेल लेने, मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जो सेकंड शादी थी वो युनजी की थी और युनजी की फैमिली लिंग फैमिली के अंदर कर दी जाती है। मुझे ये औरत शुरुआत से ही नहीं पसंद थी। अब जानते हो किसी को कोई दिक्कत हो ना हो, लेकिन इसे जरूर होती है। और ये खड़ा होकर कहता भी है कि ये मामला कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। एक तो इनके नाम नहीं बताए गए, लेकिन ये बुढ़ा लूसा उसे कहता है कि बैठ जा, इतनी बेइज्जती मैं नहीं सहता भाई, इतना पावरफुल ड्रैगन है, मैं तो पिल देता एक एक को। एज यू नो पालतू कुत्ता, तो ये चुपचाप नीचे बैठ जाता है। इसके बाद ये बंदा खड़ा होता है जो कि एक आर्मी का जनरल था और ये उस औरत से कहता है कि कहीं ये लिंग साउ सिटी के उस हमले का रिस्पांस तो नहीं है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। साथ ही में इस जनरल से हम लोगों को पता चलता है कि युनजी ने लिंग साउ सिटी के अंदर पहले बहुत ज्यादा मास्कर मचाया था, बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया था। इसीलिए लिंग फैमिली कभी भी युनजी को अपनी डॉटर की तरह देखेगी नहीं और वो शादी के बिल्कुल खिलाफ है। जिसपे ये औरत आगे से कहती है बेशक लिंग साउ सिटी के जितने भी लोग हैं वहाँ पे सभी लोग इस शादी के खिलाफ है, इसलिए युनजी की शादी कोई नॉर्मल शादी थोड़ी नहीं, उसकी शादी एक क्यूबिन की तरह हो रही है। जिससे ये जनरल काफी ज्यादा हैरान होता है और सभी लोग भी, क्योंकि इस शादी से इन्हें कोई भी फायदा और इज्जत नहीं मिलेगी, बस एक तरीके का सौदा ही समझो। जिसपे ये बुढ़ा आगे से कहता है कि युनजी ने अपनी वर्जिनिटी पहले ही खो दी है, लेकिन ये अभी भी इन लोगों की एक मिस्ट्रेस है और इनके वेस्टर्न आर्मी पहले ही कोलैप्स हो चुकी है युनजी की वजह से, इसलिए अब वो लोग लिंग साउ सिटी के हमलों को और ज्यादा नहीं झेल सकते हैं। इसीलिए वो लोग इस शादी का यूज करके इन सभी चीजों को रोकना चाहते हैं। जिसके बाद ये सभी चीजें डिसमिस होकर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम लोग लू साउ को देखते हैं और इसकी बहुत ज्यादा जल रही थी। जितना मुझे इसके लिए बुरा लगता है ये उतना चूतिया भी है। जिसके बाद हम लोग युनजी और इस जनरल को एक साथ देखते हैं जहाँ पे ये जनरल युनजी से सॉरी कह रहा था क्योंकि ये रिश्ते में युनजी का अंकल लगता है। वहीं पे अंकल से हम लोगों को पता चलता है कि जो बुढ़ा अभी तक इन सभी चीजों को अंजाम दे रहा है वो युनजी का सगा बाप है और बेशक उसकी इन सभी हरकतों के पीछे उसी औरत का हाथ है, क्योंकि युनजी की असली मदर तो इतने समय उनकी फैमिली वाली साइड पे ही है, नानी वाली साइड। खैर अंकल युनजी से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो इन सभी चीजों को छोड़ के यहाँ से भाग सकती हो, मैं मदद करूंगा पूरी। तो युनजी आगे से बताती है कि वो भागने के बारे में नहीं सोच रही है। इस पे अंकल हैरान होते हैं और वो युनजी से कहते हैं कि भैया काहे अपनी जिंदगी इस तरीके से फालतू में बर्बाद करे हो एक 2 कौड़ी के एक्सचेंज ऑफर के लिए। और रही बात हमारी टेरिटरी के बॉर्डर्स की, तो फिर मैं अपनी जान पे खेल के अपनी सिटी की रक्षा करूंगा और उनके हमलों को कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। युनजी अंकल को बताती है कि आपको पता है कि वुडू सिटी के अंदर हम लोग जितना चाहे उतने लोगों को मार दे, लेकिन कभी भी वहाँ पे गद्दारी खत्म नहीं होगी। जिसपे अंकल आगे से बताते हैं कि वुडू के जो बारबेरियन है वो हमारी फर्टिलाइज सोइल यानी कि मिट्टी के फायदा उठाना चाहते हैं और अगर हम लोग अपने हाथों को पूरी तरीके से खोल दे तो हम उन सभी बारबियंस को मार सकते हैं। तो युनजी आगे से बताती है लेकिन फिर भी उनका कभी भी अंत नहीं होगा। तो अंकल उससे कहते हैं कि तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए, लेकिन युनजी ने फैसला कर लिया था कि वो भागेगी नहीं, उसके पास दूसरे प्लान्स हैं। इसके बाद हम लोग जूमिंग और बाकी ट्रेनर्स को देखते हैं और ये जिस ट्रिप पे आए थे वो दरअसल यहाँ पे एक अज़ूर ड्रैगन को पकड़ने वाली ट्रिप थी। ये लोग यहाँ पे अज़ूर ड्रैगन्स को कैप्चर करने के लिए आए थे। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अज़ूर ड्रैगन भले ही सेम ब्लड लाइन के हो, लेकिन उनके पास अलग अलग एबिलिटीज रहती हैं और वो किस टाइप की एबिलिटी को अवेकन करेंगे ये उनके पालन पोषण पे डिपेंड करता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे अज़ूर ड्रैगन है जो कि क्लाउड्स और रेन भी बना सकते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि दूसरों के ऊपर कर्ज भी डाल सकते हैं। जूमिंग यहाँ पे अपने ड्रैगन्स के बारे में सोचता है कि क्रोकोडाइल के पास एशियन ड्रैगन की ब्लड लाइन होगी और अपने हैवी आर्मर के साथ में वो फ्यूचर में इनविंसिबल बन जाएगा। वहीं पे बाइकी के बारे में तुम्हें पता ही है कि उसके पास अज़ूर ड्रैगन और ग्रे ड्रैगन की ब्लड लाइन है, लेकिन जूमिंग इस बारे में सोच रहा है कि वो किस टाइप की मिस्टिक आर्ट्स को डेवलप करेगा। लेकिन हम लोगों को बाद में पता चलता है कि ये लोग आगे बढ़ने से पहले ग्लोरी वैली सिटी के अंदर रुकने वाले हैं। अब इन लोगों को यहाँ पे रुकने का बस एक ही मकसद है कि यहाँ पे टीचर डुआन और एक दूसरे टीचर हैं और वो दोनों मिलके अपने अज़ूर ड्रैगन के साथ में यहाँ पे बरसात करवाएंगे, जिससे जो सोल्जर्स फ्रंट लाइन के ऊपर फाइट कर रहे हैं वो तो सोल्जर्स के साथ में उनके पास रीसप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ फार्मर्स हैं जिनके केस सो चुके हैं और उन्हें पानी की जरूरत है और ये बंदा जिसका नाम कियान जंग है ये ग्लोरी वैली सिटी का सिटी लॉर्ड है। जिसके बाद ये उन लोगों को उनके रूम के बारे में बताता है और सभी लोग अपने रूम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे हम लोग जूमिंग को देखते हैं जो कि वॉर को देखते हुए लू साउ के बारे में सोच रहा था कि ये पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, अगर इसको मेरे और युनजी के अफेयर के बारे में पता चल गया तो ये मुझे मारने के लिए ही आएगा। अब उसी टाइम पे वहाँ पे डुआन आती है जो कि जूमिंग से कहती है कि बारिश सिर्फ कुछ टाइम के लिए खेतों के अंदर नमी डाल देगी, लेकिन ये ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, इसलिए उन लोगों को स्टॉक भरना पड़ेगा, यानी कि कहीं पे तालाब बनाना पड़ेगा। इसलिए डुआन जूमिंग से चाहती है कि वो जाके एक जगह को चेक कर ले जहाँ पे वो लोग तालाब बना सकें, लेकिन वो जूमिंग से ये भी कहती है कि ज्यादा गहराई में मत जाना, वहाँ पे कई सारे डीमंस हो सकते हैं और खुद को संभाल के रखना। जूमिंग इस टास्क के लिए मान जाता है, इसलिए वो अगली सुबह ही कोई अच्छी जगह चेक करने के लिए जाने लगता है। वहीं पे वो बाइकी से कहता है कि तुम अभी तक इवॉल्व क्यों नहीं हुए, तुम काफी ज्यादा छोटे हो
इस पे बाकी निराश होकर कहता है कि तुम यार मोंगे आदमी होगा, साला साइज देख के तुम पावर का अंदाजा कैसे लगा सकते हो, साइज डजंट मैटर। लेकिन उसी टाइम पे ज़ूमिंग को नदी किनारे ही कुछ अजीब सा रास्ता दिखाई देता है और जब ज़ूमिंग उसे जाके चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये एक तालाब है जिसको लोगों ने बना दिया है पहले ही, और यहाँ पे इतना ज्यादा पानी भरा है कि पूरी सिटी को 2-3 सालों तक पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद ज़ूमिंग भागते हुए टीचर डुआन और के को बताने के लिए आता है कि यहाँ पे पहले ही पानी भरा हुआ है, लेकिन साइड से जेंग बाहर निकलता है जो कि ज़ूमिंग को वहीं पे ही रोक लेता है और उससे कहता है कि तुमने वो तालाब देख लिया है ना। ज़ूमिंग उससे कहता है इतना बड़ा है, देख ही लूंगा। तो जेंग उससे पूछता है क्या तुम टीचर डुआन और के को बताने के लिए जा रहे हो। ज़ूमिंग उससे कहता है पॉइंट पे आओ, फालतू की बातें ना खींचो। तो जेंग पहले तो साफ कर देता है कि उनके मन के अंदर उन लोगों को लेकर कोई बुरे विचार नहीं है। टीचर डुआन और के पहले ही बारिश करने के लिए यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए जेंग ज़ूमिंग से एक सवाल पूछता है कि 50 किलोमीटर दूर जो सोल्जर यहाँ पे वो तो रेबल्स के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, क्या ज़ूमिंग को सच में लगता है कि वो सभी सोल्जर्स और ग्लोरी सिटी के जो लोग हैं वो उन सभी गद्दारों को रोक पाएंगे, यानी कि वो तो सोल्जर्स को रोक पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे केबीसी वाला सवाल आता है कि वो पानी किस लिए है, और मैं यहाँ पे केबीसी खेलने के लिए नहीं बैठा हूँ कि तुम्हारे सवाल को गेस करूंगा, भाड़ में जाओ, फक यू। खैर उसी टाइम में बरसात होने लगती है और जेंग ज़ूमिंग से कहता है कि हाँ तुमने सही सोचा, इसीलिए वो पानी है, बाकी मेरे हिसाब से वो ग्लोरी सिटी के लोगों के लिए स्टॉक का पानी होगा। इसके बाद इनकी बातों से हमें यह भी पता चलता है कि फ्रंट लाइन पे जो सोल्जर्स हैं वो पहले ही हार चुके हैं और वो तो सोल्जर्स यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए जेंग ज़ूमिंग से कहता है कि जितने भी तुम लोगों के लोग हैं उन सभी को पकड़ो और यहाँ से जल्दी निकल जाओ। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वो तो सिटी के जितने भी सोल्जर्स थे वो सभी ग्लोरी सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वहीं पे स्टूडेंट टीचर के से पूछते हैं कि क्या हम लोग उनको ऐसे ही अटैक करने देंगे, वो सभी गद्दार ही तो हैं। तो फिर टीचर के पीछे मुड़ के स्टूडेंट से कहते हैं कि एकेडमी के अंदर एडमिशन लेने के बाद कोई भी स्टूडेंट को परमिशन नहीं दी गई है कि वो वॉर के अंदर हिस्सा ले सकता है जब तक वो कोई बुरा काम ना करे। तुम्हें रूल्स के बारे में पता है तो मुंह दबा के बैठो। जिस पे स्टूडेंट आगे से कहते हैं कि वो सभी लोग बुरे लोग ही तो हैं जो कि हमारी सिटी की टेरिटरी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके ऊपर दया दिखाने का कोई भी फायदा नहीं है। तो डुआन आगे से बिल्कुल एक साफ चीज कहती है जो बिल्कुल सत्य है कि वो कोई जानवर नहीं है, वो भी सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि जो पानी वहाँ पे लेक के अंदर था वो कोई रीस्टॉक नहीं था, बल्कि उसे एक हमले की तरह यूज किया जा रहा था। जैसे ही पानी ज्यादा ओवरफ्लो होता है बरसात की वजह से तो वो बहुत ही ज्यादा बहाव में नीचे की तरफ बहता है और कई सारे सोल्जर्स को बहा के ले जाता है। सभी लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि पानी इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो गया और इतनी आर्मी को ले डूबा। लेकिन ज़ूमिंग को पता था कि जेंग ने ये सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था ताकि वो आर्मी को थोड़ा बहुत रजिस्ट कर सके। इसके बाद ज़ूमिंग पीछे मुड़ के टीचर के से कहता है कि उन लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिटी लॉर्ड को इस बारे में बताना पड़ेगा, नहीं तो पूरी ग्लोरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी वो दो रेबेल्स के हाथों। टीचर के उससे पूछते हैं कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है, लेकिन डुआन को पता था कि अभी फालतू के सवाल जवाब का टाइम नहीं है, इसलिए वो ज़ूमिंग से कहती है कि हमारे साथ चलो सब कुछ बताने के लिए। इसके बाद ये तीनों पंछी पे बैठ के ड्रैगन सिटी जा ही रहे थे कि उसी टाइम पे साइड से लोसा बाहर निकलता है जो कि इन लोगों के ऊपर अटैक ही कर देता है, जिससे ये लोग नीचे जाके गिरते हैं। जिसके बाद ये लोग खुद को संभालते हैं और खड़े हो जाते हैं। वहीं पे डुआन अपने फ्लूइड ड्रैगन को बाहर निकाल लेती है। वहीं पे लोसा ज़ूमिंग से कहता है अरे वाह तुम भी यहाँ पे हो, अच्छी बात है कि तुम सभी एक साथ मरने वाले हो। ज़ूमिंग उससे कहता है कि तुम गद्दारी काहे कर रहे हो, तुम्हें तो सिटी लॉर्ड को इस बारे में बताना चाहिए। तो फिर लोसाओ का सिंपल सा जवाब कि मैंने ली क्लैन के लिए कुत्ते और गाय की तरह काम किया, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने उस औरत को जिससे मैं प्यार करता था किसी और को दे दिया, तो फिर रिपोर्ट करने का क्या ही फायदा है, बल्कि मैं तो उन मैसेंजर्स को भी मारने वाला हूँ जो रिपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। आई लाइक द एटीट्यूड, लेकिन ये रॉन्ग डायरेक्शन में है। तुम्हें उन्हें काटना चाहिए था जिन्होंने तुम्हें लात मारी है, ना कि उन्हें जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। बाय द वे लव इज ऑसम थिंग, कैन डू एनीथिंग। इसके बाद टीचर के उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, ये कहते हुए गद्दारी कर बे। उनका ईगल लोसो के फायर ड्रैगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और साइड से डुआन का अजूरे ड्रैगन भी, जो कि ईगल की मदद करता है और उसके फायर अटैक को काफी हद तक रोक देता है। वहीं पे लोसा का फायर ड्रैगन आगे से जमने लगा था, लेकिन इसके बावजूद वो बर्फ से बाहर निकलता है और ईगल के गर्दन के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। तो फिर साइड से फ्लूइड ड्रैगन बाहर निकलता है जो कि फायर ड्रैगन को कस के जकड़ लेता है, लेकिन फायर ड्रैगन कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था, इसीलिए वो एक झटका मारता है जिससे फ्लूइड ड्रैगन नीचे जाके गिरता है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट ड्रैगन और मास्टर के बीच में होता है, अगर ड्रैगन को चोट लगे तो मास्टर को भी होगा। तो उनका असर हम लोग टीचर के और डुआन के ऊपर देख पाते हैं। लूसाओ इन लोगों से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग फेरियर ड्रैगन लेके मुझे मार सकते हो। जिसके बाद हम लोग पहली बार देखते हैं कि हीरो की साइड वाले ये लाइन कह रहे हैं कि अगर तुमने हमें मारा तो फिर हमारी एकेडमी वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वगैरह वगैरह। पर मुझे नहीं पता सीरीज में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे आ रहा है भाई फुल मजे। लूसाओ भी आगे से कहता है कैसी धमकी दे रहे हो भाई, किसी को पता ही क्या चलेगा कि मैंने तुम लोगों के साथ क्या किया जब तुम मर ही जाओगे। इसके बाद वो अपने फायर ड्रैगन से कहता है मारो यार, फालतू का लाइन खा रहे हैं। इसके बाद लूसाओ का फायर ड्रैगन इन लोगों के ऊपर फायर से अटैक करता है और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि बाइक
बाइकी बाहर निकलता है जो कि अपनी ग्रोथ फेज में आ गया था। ऑफ कोर्स ग्रोथ फेज में आने की वजह से पहले से ये ज्यादा बड़ा हो गया था और पावर भी बढ़ गई थी, जिसके बाद वो डायरेक्ट लूसाओ के ड्रैगन नहीं बल्कि लूसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो लूसाओ आगे रिंग निकालता है और कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैं डिफेंसलेस हूँ? चोरी और चकारी दोनों के मामले में मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। जिसके बाद वो अपने पास से आर्मर बाहर निकाल लेता है और बाइकी से कहता है तुम्हारे ये छोटे फायदर क्या ही कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा गुदगुदी कर लेंगे। लेकिन बाइकी इस बात को सीरियसली लेता है, जिसके बाद वो धड़ाम से सबसे पहले टैकल अटैक करता है और मौका देखते ही अपनी पूंछ वाले हीरे से लूसाओ की आंख के ऊपर अटैक करके उसकी आंख फोड़ देता है। इससे लूसाओ अपने ड्रैगन से उड़ते हुए दूर गिरता है। वहीं पे डुआन भी हैरान हो जाती है कि बाइकी इतनी जल्दी अपनी ग्रोथ फेज में आ गया। वहीं पे हम लोग लूसाओ को देखते हैं जिसकी आंख फूट चुकी थी। बेटा अब तो तुम्हें लड़की भी नहीं मिलेगी, हार काहे नहीं मान लेते? तुम्हारे यह स्ट्रगल मुझे देखा नहीं जा रहा है। खैर लूसन का फायर ड्रैगन आगे से दोबारा बाइकी के ऊपर फायर से अटैक करता है, लेकिन बाइकी वो आसानी के साथ अटैक को डॉज कर लेते हैं। तो फिर फायर ड्रैगन आगे से क्लॉ का इस्तेमाल करता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि डुआन अपने ड्रैगन से कहती है कि पाइथन वोरकोटेक्स का इस्तेमाल करो। तो फिर हम लोग देखते हैं कि पानी के बने हुए पाइथन फायर ड्रैगन के हाथ को जकड़ लेते हैं और बाइकी इसी मौके का फायदा उठा के उसे आइस के अंदर बदल देता है, जिससे फायर ड्रैगन एक जगह पे स्टक हो जाता है। और उसी टाइम पे टीचर के को लगता है कि ये सही मौका है, तो वो अपने पास से मर ड्रैगन को बाहर निकालते हैं। लेकिन लूसाओ को उसी चीज की तलब थी और उसी टाइम पे ये दोनों टीचर के से कहते हैं कि पीछे तो देखो, क्योंकि तभी टीचर के पीछे से लूसाओ का दूसरा ड्रैगन बाहर निकलता है, जिसकी प्रजाति मुझे नहीं पता है। लेकिन ये अपने क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए टीचर के का दिल चुरा लेता है और उन्हें वहीं पे जमीन पे गाड़ देता है। जिसके बाद वो ज़ोमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और लूसाओ इन लोगों से कहता है तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तो फिर बाइकी आगे से क्रिस्टल रेन का इस्तेमाल करता है और वो इन सभी लोगों के ऊपर क्रिस्टल की बारिश करने लगता है और मौका मिलते ही वो ज़ोमिंग और डुआन को पकड़ता है और वहां से उड़ते हुए निकल जाता है। वहीं पे डुआन अपने ड्रैगन को वापस बुला लेती है क्योंकि वो किसी भी टाइम मर सकता है यार, समझा करो। वहीं पे लूसाओ लोगों के पीछे जाते हुए कहता है ए भागना नहीं, ऑडियंस अभी देख रही है, फाइट करके जाओ। फिर इसके बाद हम लोग ज़ोमिंग और टीचर डुआन को देखते हैं और इन्हें जैसे ही लग रहा था कि ये लोग लूसाओ की पकड़ से काफी ज्यादा दूर आ गए हैं, तो वो तभी लोगों से पीछे से कहता है नॉक नॉक डैडीज होम, और वो इनके ऊपर डायरेक्ट क्लॉ से ही अटैक कर देता है। तो फिर डुआन अपने ड्रैगन को बाहर निकालती है तो वो क्लॉ सीधा जाके उसके ड्रैगन के अंदर ही घुस जाता है। बेचारा फ्री में मार दिया गया। खैर वही सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो डुआन के ऊपर भी असर होता है। खैर ज़ोमिंग टीचर डुआन को संभालता है और बाइकी से कहता है कि तुम जैसा ही थकने लगो तो फिर विंड ग्लाइड का इस्तेमाल करना। और वो दोनों ही अपने मन के अंदर सोचते हैं कि आज का बदला तो 10 गुना लेना ही लेना है, साला स्क्रीन टाइम इन लोगों ने खाया है हमसे ज्यादा। वहीं पर हम लोग बाइकी के ड्रैगन को देखते हैं और पता नहीं इसे क्या चुलमुस्ती है, तो ये डुआन के ड्रैगन के ऊपर काट ही लेता है और उसे नदी के अंदर फेंक देता है। तो फिर हम लोग फ्लूइड ड्रैगन को देखते हैं जो कि नदी में बहते हुए झरने की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद हम लोग झरने के नीचे फैंग को देखते हैं जो कि क्रोकोडाइल को ट्रेनिंग करवा रही थी और ये क्रोकोडाइल को फालतू में ताना मार रही थी कि मोटा है साले, कसरत किया कर। तो क्रोकोडाइल भी आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि खुद को देख लेंडी प्रो मैक्स, हवा आएगी उड़ जाएगी। जैंग उससे कहती है कि मैं तुम्हें 2 दिनों से लगातार सिल्क वर्म खिला रही हूँ, खाना पानी बियर सब कुछ दे रही हूँ, लेकिन तुम फिर भी मेरे लिए 2-3 मछलियां नहीं पकड़ पा रहे हो। उसी टाइम पे फ्लोर ड्रैगन नीचे से बह के आता है तो क्रोकोडाइल उसके पास जाके कहता है ब्रदर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या किया है किसी ने? वहीं पे अचानक से खून की महक फैल जाने की वजह से आसपास के जो भी क्रिएचर थे वो सभी बाहर निकल के आ जाते हैं। फैंग क्रोकोडाइल से कहती है कि ये सभी फ्लूइड ड्रैगन के मीट को खाना चाहते हैं खुद को ताकतवर बनाने के लिए। तो फिर क्रोकोडाइल आगे से प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है अपने बड़े भाई को, भाईचारा ऑन टॉप। इसलिए जैसे ही कोई फ्लूइड ड्रैगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता तो क्रोकोडाइल उसे 20 से चीर देता, जिसके बाद क्रोकोडाइल एक एक करके पानी के अंदर जितने भी क्रिएचर थे उन्हें मारने लगता है। तभी पीछे से एक टोड फ्लूइड ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो क्रोकोडाइल उसके ऊपर अटैक करता है और उसे 20 से ही चीर देता है हॉर्न का इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद क्रोकोडाइल ब्रिक ब्रदर के पास जाता है और उससे कहता है बॉय व्हाट हैपेंड टू यू, क्या तुम ठीक हो? इस पे फ्लूइड ड्रैगन आगे से कहता है आते अटक गई है साले, मरने वाला हूँ। तो क्रोकोडाइल उससे कहता है तुम ऐसे नहीं मर सकते, सिर्फ मैं ही एक हूँ दुनिया के अंदर जो तुम्हें हरा सकता है, तुम्हें मुझसे हार के ही मरना है। खैर फैंग क्रोकोडाइल से कहती है मैं जल्दी से जाती हूँ और बैकअप लेके आती हूँ, तब तक तुम यहीं पे रुको। इसके बाद हम लोग डॉक्टर हॉल को देखते हैं क्योंकि मुझे इनफार्मरी नहीं बोला जाता भाई। खैर ज़ोमिंग यहाँ पे टीचर डुआन को डॉक्टर के पास ले आया था तो डॉक्टर आगे से बताता है कि इसे सोल अटैक हुआ है इसलिए ये बेहोश हो चुकी है। ज़ोमिंग आगे से कहता है कि ये हमेशा कोमा में ही रहेगी क्या? डॉक्टर आगे से बताता है कि ये कोमा सिंपल वाला कोमा नहीं है, अगर तुम थोड़ी देर और कर देते तो ये मारी ही जाती, क्योंकि अब ये यहाँ पे आ ही चुकी है तो फिर हम लोग पूरा बेस्ट ट्राई करेंगे इन्हें ठीक करने के लिए। जिसके बाद डॉक्टर उससे कहता है कि तुम जिस काम से यहाँ पे आए थे तो फिर तुम्हें रॉयल कोर्ट जाना चाहिए और इस मैटर के बारे में बताना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे कोई दूसरा कैरेक्टर आता है जो कि ज़ोमिंग से बताता है कि इतनी समय ये तो कोमा में है लेकिन तुम्हारा क्रोकोडाइल कई सारे स्पिरिट से वहाँ पे घिरा हुआ है, तुम्हें जल्दी से वाटरफॉल की तरफ जाना चाहिए। तो फिर ज़ोमिंग जल्दी से बाइकी को
बाहर निकालता है और वाटरफॉल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इधर हम लोग क्रोकोडाइल को देखते हैं जो कि अभी भी बाकी बचे सी क्रीचर्स के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था और ड्रैगन को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पे वहाँ पे ज़ूमिंग और बाइकी आ जाते हैं, जिनको देख के क्रोकोडाइल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ज़ूमिंग जल्दी से बाइकी से कहता है कि जल्दी से उन सभी को मारो, क्रोकोडाइल और ड्रैगन को बचा लो। तो फिर बाइकी जल्दी से आइस मैजिक का यूज करता है और वो पूरे पानी को ही जमा देता है। इसे जितने भी क्रिएचर पानी के अंदर थे वो सभी जम के मारे जाते हैं। इसके बाद ज़ूमिंग क्रोकोडाइल से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया दोस्त, तुम्हारी मेहनत की वजह से ड्रैगन अभी भी जिंदा है। इसके बाद हम लोग ज़ूमिंग को देखते हैं जो कि क्रोकोडाइल को ड्रैगन के पास डॉक्टर के पास ले आता है और उससे कहता है कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वो बाइकी को निकालता है और ली फैमिली के पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे एक लड़की क्रोकोडाइल के पास बैठ जाती है और उसकी बॉडी को देखते हुए कहती है कि चोटें तो काफी ज्यादा गंभीर थी, ये इतनी जल्दी ठीक कैसे होने लगी। तो क्रोकोडाइल की लाइनें देखो, बाबू मैं कोई लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ, लड़का मर्द। लेकिन उसी टाइम पे उस लड़की की नजर जब क्रोकोडाइल की बॉडी के ऊपर पड़ती है तो फिर उसकी स्किन निकल रही थी जिससे सांप की निकलती है। वो लड़की भी हैरान होकर क्रोकोडाइल से पूछती है क्या तुम एक सांप हो, तुम्हारी बॉडी ये शेडिंग क्यों कर रही है। वहीं पे जब क्रोकोडाइल पीछे मुड़ के अपनी शेड स्किन को देखता है तो ये भी चिल्लाते हुए कहता है इसका क्या मतलब है, क्या मेरी बॉडी मर रही है, क्या मैं मरने वाला हूँ, नो मोर बूब्स। वो लड़की क्रोकोडाइल से कहती है कि घबराओ नहीं, तुम्हारे खून के अंदर तो लाइट भी है, यानी कि गर्माहट। जिसको देख के क्रोकोडाइल आगे से चिल्लाते हुए कहता है अब तो मैं पक्का गया, ये तो ठीक ही नहीं हो सकती है मेरी ठरक, हाय। वो लड़की पीछे मुड़ के अपने मास्टर से कहती है कि आप इस काले क्रोकोडाइल को चेक कर सकते हैं, ये मरने वाला है। इस पे ड्रैगन पीछे मुड़ के कहता है इतना घबरा काहे रहे हो बच्चा, क्या तुमने कभी किसी चीज को ड्रैगनाइजिंग करते हुए नहीं देखा है। जिसपे वो लड़की हैरान होकर क्रोकोडाइल की तरफ इशारा करते हुए कहती है ये हरामी कॉकरोच, आपको लगता है कि ये ड्रैगनाइज हो रहा है। तो फिर डॉक्टर उस लड़की से कहता है कि ज्यादा हैरान नहीं हो, डुआन की फैमिली के अंदर जाओ और उन्हें डुआन के हालात के बारे में बताओ। जिसपे ये लड़की आगे से रोने लगती है और सारी नाक अपनी टीचर के कपड़ों के ऊपर लगाती है और उनसे कहती है कि फैमिली को बताने की क्या जरूरत है, वो सिस्टर डुआन को मरते हुए नहीं देख सकती है। टीचर उससे कहता है पहले तो ये नाक हटाओ यार, छी। और दूसरी बात ये कि उसकी सोल बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गई है, अगर उसकी फैमिली को इस बारे में पता नहीं चला तो फिर हम लोग मेडिसिन कहाँ से लेके आएंगे उसके लिए। उनकी फैमिली को बताओ कि वो लोग उसके लिए स्पिरिट मेडिसिन ढूंढे, हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो उसे बोल दो भैया टाटा बाय बाय, वो कॉमिक में दोबारा नहीं दिखाई देगी। इससे ये लड़की खुश होती है कि डुआन को बचाया जा सकता है अगर वो लोग स्पिरिट मेडिसिन को ढूंढ लेते हैं। तो डॉक्टर आगे से बताता है फिर भी आधा साल लग जाएगा उसे पूरी तरीके से ठीक होने में, ये तो कहो उसका ड्रैगन जिंदा है, नहीं तो वो मारी ही जाती। अब मैं यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। हम लोग ज़ूमिंग को देखते हैं जो कि डायरेक्ट सिटी के पास आ जाता है और वो जैसे ही लैंड होता है तो सोल्जर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ज़ूमिंग को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि ब्राइडल पार्टी यानी कि शादी समारोह के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों। खैर वो लोग ज़ूमिंग को चेक करते हैं और उसे पूछताछ करते हैं। ज़ूमिंग आगे से बताता है कि वो यहाँ पे सिर्फ खाना लेने के लिए आया है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग उसे लात मार के वहाँ से भगा देते हैं। तो ज़ूमिंग अपनी तशरीफ उठा के वहाँ से चला जाता है बस 2-3 कदम, ताकि वो इनकी बातें सुन सके। ज़ूमिंग इनकी बातें सुनता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये लोग जानबूझ के यहाँ पे किसी भी अरे गहरे को आने नहीं दे रहे हैं, खासकर ड्रैगन मास्टर्स को, नहीं तो वो लोग इन लोगों का प्लान बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे ज़ूमिंग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, साथ ही में बनाने वाला भी। इसके बाद अगला सीन 2 दिनों के बाद का होता है और हम लोग देखते हैं लिंग्सॉ सिटी की तरफ से कुछ लोग यहाँ पे आते हैं जो साथ में गिफ्ट शिफ्ट्स भी लेके आए थे। वहीं पे युनजे का बाप आगे से कहता है आइए आइए तशरीफ फरमाइए, अब से एंसेस्टर सिटी और लिंग्सॉ सिटी दोस्त हुए। जिसपे ये लिंग्सॉ सिटी का कोई भी है साला मुझे फर्क नहीं पड़ता, आगे से कहता है कि वो लोग यहाँ पे सिर्फ नेगोशिएट करने के लिए आए हैं, लेकिन उसके अलावा इस एग्रीमेंट में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, उसे उन लोगों को ठीक करना पड़ेगा। जिसके बाद इन लोगों की जो डिक्री थी जिसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई थी उसे नीचे फेंक देता है और आगे से कहता है कि शादी के लिए जो गिफ्ट्स आप लोगों ने हमें भिजवाए थे वो तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें इग्नोर कर दिया गया है और इतने समय इसका जो रवैया है वो 7वें आसमान पे है, यही है यहाँ का दादा, ऐसा इसे लग रहा है। ये इन लोगों से कहता है एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे 4 सिटी मिलनी थी जो कि वेस्ट के अंदर है, लेकिन तुमने हमें अभी तक कुछ भी नहीं दिया है और ना ही हमें अभी तक क्राउन प्रिंसेस से मिलने के लिए दिया है, यानी कि युनजे। जिसपे ये औरत जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कहती है कि वो सभी चीजें कंडीशन के अंदर नहीं थी, हमने युनजे के साथ सिर्फ क्यूबन के तौर पे की थी। तो ये आगे से कहता है ये सब क्या तेल लेने मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मेरे कंडीशन के लिए हाँ बोलो नहीं तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी। जिसपे ये सभी लोग बहुत ज्यादा भड़कते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन ये बंदा आगे से गंदी सी जवान निकाल के फल को चाटते हुए कहता है उसको पहले से ही पता है कि उनके ईस्ट के साइड पे कई सारे रेबल आर्मी अटैक कर रही है, इसीलिए वो लोग जितनी स्पीड से आगे बढ़ते जाएंगे एक एक करके सभी सिटीज को लूटते हुए जाएंगे। इसके बाद ये जो फ्रूट इसने खाया था उसे निकाल के बाहर थूक देता है और तुम इसे याद रखना क्योंकि ये इसी थूक को थूक के चाटेगा। खैर इन लोगों से सहन नहीं होता है तो ये लोग स्वॉर्ड वॉर्ड बाहर निकाल लेते हैं और उससे कहते हैं औकात में मुनवा, औकात में। तो ये आगे से कहता है ऐसा लगता है कि तुम लोग हमारे साथ नेगोशिएट ही नहीं करना चाहते हो और ना ही शांति समझौता करना चाहते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब उसी टाइम में वहाँ पे युनजे और ज़ूमिंग आते हैं और युनजे अपने आदमियों से कहते हैं कि खड़े हो जाओ, हमें जरूरत है किसी की। वहीं पे युनजे के हाथों में हम लोग देखते हैं कि
एक बोरा भी था जिसके अंदर खून लगा हुआ था और वो अपने लोगों से कहती है कि साले को जिंदा रखना, ये मेरे किसी काम आ सकता है। वहीं पे इस हरामी का नाम यांग है जो कि यूनजे से कहता है कि अगर तुम इस तरीके से हमारे सिटी लॉर्ड से मिलती तो वो खुश होते, और रही बात कंडीशन की तो हम लोग पीछे नहीं हटने वाले, हमें वो 4 सिटी चाहिए ही चाहिए। जिस पे यूनजे उससे कहती है अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ, जरा देखना चाहोगे अपने सिटी लॉर्ड के बिहाव पे। जिस पे ये ससुरा मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर आप कुछ भी देना है तो सुहागरात वाले दिन दइएगा, सिटी लॉर्ड के अलावा उसे और कोई नहीं दिखेगा। यूनजे उसे कहती है अकल के अंधे, ये ले तेरा गिफ्ट। इसके बाद वो बोरे को नीचे फेंकती है, उससे कहती है खोलो बेटा, देखो शायद से तुम्हें कोई चेहरा याद आ जाए। तो फिर भाई साहब जब बोरा खोलते हैं तो इनकी रूह कांप जाती है क्योंकि बोरे के अंदर 4 मुंडिया थी और मुझे नहीं पता कि ये किसकी मुंडिया है, पर मजा आ गया। इसके बाद ज़ूमिंग हम लोगों को यांग के प्लान के बारे में बताता है कि वो इस स्टिटी का इस्तेमाल करके इन लोगों को बहकाना चाहता था और उसी टाइम पे ये सीक्रेटली अपने कई सारे लोगों को इनकी जॉर्ज टेरिटरी के अंदर भेज के जो बॉर्डर के पास 4 वेस्टर्न सिटीज थी उनके ऊपर कब्जा करना चाहता था। लेकिन युनजे को इस बारे में पता चल गया और ये लोग जैसे ही जॉर्ज के पार निकले तो फिर युनजे ने अपने लोगों को वहां पे भेज के यांग ने जो भी लोग वहां पे भेजे थे सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए उन सभी को मरवा दिया जिनकी लाशें शायद ये हैं। इसके बाद यांग का भांडा फूट जाता है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये ट्रीटी सिर्फ नाम की ट्रीटी थी बल्कि सिटी बजाई जा रही थी। ट्रीटी एक एग्रीमेंट की तरह होता है जो कंट्रीज के बीच में किया जाता है, जैसे कि यूएसए और जापान के बीच में है कि जब भी जापान की फटेगी तो यूएसए मदद करने के लिए आएगा। इसके बाद यांग युनजे से कहता है कि तुम एक घटिया औरत हो, तुम्हें भाई सजा मिलेगी, नर्क में भी तुम तड़पोगी। युनजे उसे कहती है चल चल एक्टिंग छोड़, मैंने तुझको जिंदा रखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि तू मेरे किसी काम का है। जिस पे ये आगे से खुश हो जाता है और युनजे से शुक्रिया कहता है उसको ना मारने के लिए। युनजे उससे कहती है कि ये शकल तूने जितनी भी देखी इनमें से किसी के लिए भी तेरे अंदर दया नहीं है। जिसके बाद युनजे उससे कहती है तुम्हारी लिंग फैमिली का यंग मास्टर अभी भी जिंदा है और ये मैसेज उस तक पहुंचा देना। जिसके बाद युनजे उसे कहती है कि चुपचाप नीचे बैठ और अपने इस टैलेंट का इस्तेमाल कर ताकि तू अपनी यंग मास्टर की जिंदगी बचा सके और जो तूने अभी थूका है उसे खा। और अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है तो युनजे ने इन लोगों से ट्रीटी साइन करवा ली है बिना इन्हें कुछ दिए, यानी कि शांति समझौता हो गया यंग मास्टर की जिंदगी के बदले में। जिसके बाद युनजे उस औरत की तरफ आगे बढ़ती है और सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि तुमने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। जिसके बाद युनजे उस औरत से उसकी डिग्री छीन लेती है और उसके ऊपर से अपना नाम काट लेती है, लेकिन वो बाकी 2 लड़कियों का नाम नहीं काटती है। इसके बाद वो पेन उनकी तरफ फेंक के कहती है कि इन लोगों की बॉडी सील कर दो नेगोशिएटर के तौर पे, अगर मैं बैटलफील्ड को जीत नहीं पाती हूँ तो फिर ये लोग बहुत ज्यादा एक्सीलेंट क्वालिटी के गुड्स साबित होंगे एनिमी सिटी के लिए। बेसिकली ये युनजे की कुछ ज्यादा ही कह के ले रही थी तो युनजे ने इनसे बदला ले लिया। इसके बाद हम लोग युनजे के बाप को देखते हैं जो कि यांग से पूछता है कि तुमने इतना बड़ा कांड हमारी पीठ पीछे किया, हमें पता कैसे चला नहीं। तो फिर ज़ूमिंग आगे बढ़ता है और वो युनजे के बाप को बताते हुए कहता है क्योंकि इन लोगों ने हमारे अंदर एक गद्दार को पैदा कर दिया था और वो गद्दार और कोई नहीं हमारा पालतू कुत्ता लूसाओ ही है। इसने सभी मैसेंजर्स को मारने की कोशिश की थी। अगर ग्लोरी सिटी के लॉर्ड ने वहाँ पे पहले से तैयारी करके न रखी होती पानी का इस्तेमाल करके सभी एनिमी ट्रूप्स को वहाँ पे रोकने की तो फिर वो लोग अब तक हमारी सिटी के ऊपर अटैक कर चुके होते। वह भी युनजे का बाप ज़ूमिंग से कहता है कि तुम वही ज़ूमिंग हो ना जो युनजे के साथ वुडू सिटी से उसके साथी बन के वापस आए थे। युनजे पीछे से कहती है कि मैंने ही उससे ये सब कुछ नाटक करने के लिए कहा था क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि लोसाओ क्या प्लानिंग कर रहा है। जिसके बाद युनजे का बाप उसे कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। जिसके बाद वो युनजे को मिलिट्री गार्ड्स का इंचार्ज बना देता है। तो युनजे आगे से कहती है कि मुझे इतना नहीं चाहिए बल्कि मुझे फ्लाइंग बर्ड्स बटालियन की बागडोर चाहिए, बोले तो कमांडिंग टोकन। मैं उन सभी गद्दारों की आंखें बाहर ले आऊंगी। युनजे का बाप इसमें नानुकुर कर रहा था तो युनजे आगे से कहती है कि मैंने 5 दिन पहले ही उन सभी लोगों को यहाँ से भेज दिया है ग्लोरी वैली सिटी को सपोर्ट करने के लिए, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो फिर युनजे के बाप को टोकन देना ही पड़ता है। जिसके बाद युनजे दोबारा क्राउन प्रिंसेस की पोजीशन पे आ जाती है। जिसके बाद यंग जुनजिन से कहता है कि उसने सब कुछ कर दिया है, क्या वो यहाँ से सक्सेसफुली अपने यंग मास्टर को लेके जा सकता है। युनजे उसे कहते हैं हाँ हाँ जाओ। इसके बाद वो जाते हुए ज़ूमिंग को शुक्रिया कहती है इतनी सब मदद करने के लिए। ज़ूमिंग उसे कहता है ऑफ कोर्स यू आर वेलकम और उसे पूछता है कि अब हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो युनजी बताती है ईस्ट ग्लोरी वैली सिटी के लिए। जिसके बाद युनजी और ज़ूमिंग दोनों सॉर्ड के ऊपर बैठते हैं और उड़ते हुए सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे कुछ लोगों की नजर उनके ऊपर पड़ती है तो वो लोग कहते हैं कि कोई सॉर्ड के ऊपर उड़ रहा है। तो फिर उसके अंकल या फिर फादर उसे बताते हैं कि वो डेमी गॉड है। वो बच्चा पूछता है कि ये क्या भला है, तो अंकल आगे से बताते हैं कि डेमी गॉड्स वो इंसान होते हैं जो कि इंसानों की लिमिट्स को सरपास कर देते हैं और उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज होती हैं, जैसे कोई एशियन पावरफुल बीइंग। जिसपे बच्चा कहता है कि मेरे को भी बनना है भैया डेमी गॉड। तो उसके फादर उसे बताते हैं कि
जो डेमी गॉड्स होते हैं उनके पास इनहेरिटेड लेगेसी होती है एशियन गॉड की, और उनके पास यूनिक फिजिक भी होती है। जिस पे ये टसुए भागते हुए कहता है कि क्या मैं नहीं बन सकता, तो उसके फादर उससे कहते हैं निराश काहे होते हो, ये कुत्ता है ना तुम्हारा पालतू, इसे अच्छे से पालो पोसो, इसे ड्रैगन बना दो, तुम भी बन जाओगे पावरफुल एक असली ड्रैगन मास्टर। तो फिर बच्चे मन के सच्चे फालतू के सवाल पूछ के दिमाग के उड़ा देते हैं खरपच्चे, और ये बच्चा इस मोटो का जीता जागता प्रतिबिंब है। ये अपने बाप से पूछता है कि दोनों में से कौन शक्तिशाली होता है, डेमी गॉड या फिर ड्रैगन मास्टर। तो फिर फादर आगे से बताते हैं कि दोनों के पास ही अलग अलग एबिलिटीज होती हैं, दोनों स्ट्रांग और कमजोर होते हैं, लेकिन दोनों ही एक पावरफुल ड्रैगन मास्टर के अटैक को झेल नहीं सकते अगर ग्रुप में उनके ऊपर अटैक किया जाए। लेकिन डेमी गॉड्स के पास स्पिरिचुअल डिमेन नहीं होती है, जिस वजह से वो ड्रैगन को नहीं पाल पोस सकते हैं। जिस पे बच्चा आगे से कहता है कि फिर तो मैं ड्रैगन मास्टर बनूंगा और इस पालतू कुत्ते को पालूंगा। और शिट, ज़ूमिंग के पास दोनों एबिलिटीज हैं। जिसके बाद हम लोग युनजी और ज़ूमिंग को देखते हैं, जहाँ पे ज़ूमिंग अज्ञात अवस्था का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहा था। वो ज़ूमिंग की कमर पकड़ के कहता है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, तो ज़ूमिंग उसके ऊपर लाठी मार देती है और कहती है कि मर जा। भला हो बाइकी का, जो किसी भी कुत्ते से ज्यादा वफादार है। वो जल्दी से अपने साइज को चेंज करता है और ज़ूमिंग को नीचे गिरने से बचा लेता है। और हाँ, बाइकी के पास ये भी एबिलिटी है कि वो अपने साइज को इच्छा अनुसार बदल सकता है। इसके बाद दोनों लड़ते झगड़ते वैली तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन वैली सिटी के लगे पड़े थे, हर तरफ आग लगी पड़ी थी। युनजी जैसे ही वहां पे लैंड होती है तो पीछे से एक जनरल आ जाता है जो कि युनजी को ग्रीट करने के लिए आया था। युनजी उससे पूछती है कि यहाँ के क्या हालचाल हैं, तो जनरल आगे से बताता है कि मिरेकल है कि ये लोग 5 दिनों तक अभी तक यहाँ पे टिके हुए हैं, वैली के अंदर वो लोग नहीं जा पाए हैं। जिसके बाद ये आगे से बहकी बहकी बातें करने लगता है, तो युनजी उससे कहती है कि जल्दी से आधी फ्लाइंग बर्ड बटालियन को लो और यहाँ से वेस्टर्न लिन सिटी के लिए निकल जाओ, और जैसा कहा जाए वैसा ही करना, नहीं तो मैं तुम्हारा सर दीवार में चुनवा दूंगी। क्योंकि युनजी के हाथों में मिलिट्री टोकन था, तो फिर जनरल को कहना मानना ही पड़ता है। जिसके बाद वो बाकी आर्मी लेके वहां से निकल जाता है। ज़ूमिंग युनजी से पूछता है कि तुमने आधी से ज्यादा आर्मी वापस भेज दी है, तो फिर हम लोग यहाँ पे इन गद्दारों के साथ कैसे निपटेंगे। युनजी उससे कहती है तुम्हारी फट रही है क्या, तो ज़ूमिंग आगे से कहता है नहीं, मेरी नहीं फटती किसी चीज से। युनजी वहाँ पे अपनी एनर्जी शॉट को बाहर निकालती है और उसका यूज करते हुए जमीन के ऊपर एक स्लैश मार देती है, जिससे जमीन के ऊपर एक बाउंड्री सी बन जाती है। जिसके बाद वो उन सभी गद्दारों से कहती है कि इसे अपनी जिंदगी और मौत की रेखा समझ लो, जो भी इसे क्रॉस करेगा उसे गद्दार समझा जाएगा और उसे वहीं पे मार दिया जाएगा। जो भी लोग उस बाउंड्री के आउटसाइड रहेंगे उन सभी लोगों को युनजी अपना सिटीजन मानेगी और उनका भविष्य हेवन नहीं यानी कि किस्मत नहीं बल्कि युनजी तय करेगी। युनजी उन लोगों से कहती है कि मैं तुम्हें जीने का मौका दे रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है। हालांकि इन लोगों को ये बात कुछ ज्यादा सीरियस लगती नहीं है और ये लोग कहते हैं कि ये अकेली हमारे साथ क्या उखाड़ लेगी, ये सिर्फ टाइम निकालने की कोशिश कर रही है ताकि बाकी आर्मी यहाँ पे आ सके। अगर हम लोग सिटी के अंदर घुस जाते हैं तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। इसके बाद ये चार्ज कर देते हैं सिटी की तरफ, तो फिर युनजी शॉट निकाल लेती है अटैक करने के लिए। लेकिन उसी टाइम में ज़ूमिंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम सब मेरे ऊपर छोड़ो यार, ये सब काम तुम्हें शोभा नहीं देते हैं। जिसके बाद वो बाइकी को लेकर नीचे उतर जाता है और उन सभी लोगों के ऊपर आइस से अटैक करता है, जिनमें कई सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन जो नहीं मरे थे वो थे चीफ और उसके चेले। इसीलिए वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बाइकी उनके ऊपर फोर्स से अटैक करता है और उन्हें वहीं पे जमा देता है। ज़ूमिंग उन लोगों से कहता है कि मैं एक दूसरा मौका दे रहा हूँ, अभी इस बाउंड्री के पार चले जाओ तो फिर मैं तुम्हें बख्श दूंगा। लेकिन इनकी बुद्धि अभी भी ठिकाने नहीं आई थी। ये कहते हैं कि हमारे सेकंड चीफ मारे ही गए हैं, इसलिए अब हम लोगों के पास वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, हमें अटैक करना ही पड़ेगा। तो फिर बाइकी दोबारा फोर्स का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो उड़ते हुए इनके पास से निकलता है और उन्हें एक झटके के अंदर ही जमा देता है। इसके बाद ज़ूमिंग सीधा जाके लकीर के पास ही खड़ा हो जाता है और ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद युनजी वहां पे आती है, जो कि उन लोगों से कहती है कि मैं कभी तुम्हारी रूलर हुआ करती थी, मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ, जब मैं पावर के अंदर थी क्या तुम्हारे पास खाना नहीं था। जिसपे ये लोग कहते हैं कि था। युनजी पूछती है क्या पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, क्या तुम्हें कोई दिक्कत हो रही थी। जिसपे ये लोग कहते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद युनजी उन लोगों से कहती है कि अपने वेपन नीचे रख दो, तो फिर मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगी। अगर तुम लोग इसके बावजूद बगावत पे अड़े रहे तो फिर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा और तुम सभी मारे ही जाओगे। जिसपे ये लोग आगे से कहते हैं कि उन्हें युनजी के ऊपर भरोसा है, लेकिन वो लोग क्या करेंगे जो लोग यहाँ पे मारे गए हैं। अगर युनजी को सच में उन लोगों की चिंता है तो फिर उन लोगों को जीने के लिए कोई रास्ता दिया जाए। तो फिर युनजी अपनी शॉट का इस्तेमाल करती है और अपने हाथ को काट के उन लोगों से कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हें दे रही हूँ रास्ता। युनजी उन लोगों से कहती है कि उसने उन लोगों के खातिर खाना और कपड़े सब इकट्ठा कर दिए हैं और सप्लाई यहाँ पे आती ही होगी और वो लोग विंटर के अंदर काफी अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। अगर उसका खून खत्म होने से पहले यहाँ पे सप्लाई नहीं आती है तो फिर युनजी की जान उन लोगों की हो जाएगी। तो फिर ये सभी लोग अपने वेपन नीचे डाल देते हैं और इंतजार करने लगते हैं। और ज़ूमिंग युनजी से कहता है कि तुमने वहाँ पे यांग के साथ जो ट्रीटी की थी वो कोई सिटी विटी के लिए नहीं थी, बल्कि खाना और कपड़ों के लिए थी। युनजी आगे से कहती है कि हाँ, वहाँ पे युनजी ने जो यहाँ से बर्ड बटालियन यहाँ से
भेजी थी वो खाना और कपड़े लाने के लिए भेजी थी, इसलिए अब इन लोगों को सिर्फ इंतजार करना था। जिसके बाद अगले सीन अगली सुबह का होता है और कुछ ही देर के अंदर ही वहाँ पे फ्लाइंग बर्ड बटालियन आ जाती है, जो अपने साथ सारी सरप्राइज लेके आई थी और उन सभी गद्दारों से कहती है कि तुम लोग वैली ऑफ ग्लोरी सिटी के अंदर जाओ, वहाँ से खाना और कपड़े ले लो। इसके बाद हम लोग ज़ूमिंग को देखते हैं जो कि युंजे का ख्याल रख रहा था, लेकिन इसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि ये युंजे के मुंह के अंदर गरम गरम ही हलवा पेल देता है। युंजे उसे थूक के कहती है साले मारने का इरादा है क्या तेरा। जिसके बाद युंजे ज़ूमिंग से बाइकी के बारे में पूछती है कि क्या ये ड्रैगन तुमने एकेडमी के अंदर लिया था। तो ज़ूमिंग उसे बताता है कि नहीं, तुम इससे पहले मिल चुकी हो, तुम्हें वो सलाखों के अंदर वाला कीड़ा याद है, ये वही है। युंजे गुस्सा बना के कहती है कि अगर आगे कुछ कहा तो फिर घूसा मार के मुंह तोड़ दूंगी। तो ज़ूमिंग आगे से कहता है ठीक है मैम। तो फिर ज़ूमिंग युंजे को बताता है कि वो उसकी छोटी बहन से भी मिला था एकेडमी के अंदर, वही नैन। जिस पे युंजे पूछती है कि कौन सी। तो ज़ूमिंग उसे पूछता है कौन सी क्या, कितनी बहन है तुम्हारी, एक ही तो है ना। जिसके बाद ज़ूमिंग युंजे को नानी के बारे में बताता है कि वो उसे कितनी बार मिला था। तो फिर इन दोनों को ऐसा लगता है कि नैन और युंजे की बहन दोनों आपस में मिले हो सकते हैं युंजे को इन सभी चीजों के अंदर फंसाने के लिए, जिससे युंजे काफी ज्यादा निराश होती है। तो ज़ूमिंग उससे कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे वैली सिटी का लॉर्ड आता है जो कि इन्हें ऐसे देख के शर्माते हुए वहाँ से भाग जाता है। तो ज़ूमिंग युंजे से कहता है कि ये ज़ैंग यू काफी ज्यादा कमाल का इंसान है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। तो युंजे उससे कहती है कि मुझे पहले ही पता है, अब यहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें वापस जाना पड़ेगा और तुम्हें भी एकेडमी वापस चले जाना चाहिए। तो ज़ूमिंग यहाँ पे मीठी मीठी बातें करना चाहता था, लेकिन युंजे उसे लात मार के कमरे से बाहर फेंक देती है। खैर इसके बाद हम लोग ज़ूमिंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल वापस आ जाता है। तो फिर उसे क्रोकोडाइल दिखाई देता है क्योंकि अब ये ड्रैगनाइज हो गया है। तो फिर ज़ूमिंग को लगता है कि ये कोई जंगली जानवर है, लेकिन जब क्रोकोडाइल पीछे मुड़ के ज़ूमिंग की तरफ देखता है तो ज़ूमिंग को पता चलता है कि ये तो अपना ही पट्टा है। तो ज़ूमिंग क्रोकोडाइल से कहता है ऐसा लगता है कि तुम ड्रैगनाइज हो चुके हो, तो फिर हम लोगों को दोबारा सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद ज़ूमिंग अपना हाथ दोबारा काटता है और क्रोकोडाइल के साथ दोबारा सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। अब इस वाले सोल कॉन्ट्रैक्ट से ज़ूमिंग के पास क्रोकोडाइल की भी पोकेबॉल आ जाएगी, सिंपल शब्दों में स्पिरिचुअल डोमेन, जिसके अंदर वो क्रोकोडाइल को भी सेव कर सकता है। और ज़ूमिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो क्रोकोडाइल को उसके स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर डाल देता है। और फिर ज़ूमिंग को यह भी पता चलता है कि स्पिरिट फोर्स की वजह से उसकी अवेयरनेस और सेंसेस पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। इसके बाद ज़ूमिंग अपने स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर जाता है तो फिर उसे वहां पे एक लाइट पोर्टल दिखाई देता है और उसके अंदर से एक सोल पियरल बाहर निकलता है जो उसने खुद ही बनाया था। ज़ूमिंग जब इसी बारे में सोच रहा था उसी टाइम पे एक लड़की वहां पे भागते हुए आती है जिसको हमने पहले भी देखा था और वो ज़ूमिंग को एक लेटर देती है, जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ज़ूमिंग एक जंगली सुअर का शिकार करने के लिए आया था और क्रोकोडाइल उसे काफी आसानी से मार देता है। उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि बाइकी भी उड़ते हुए आ जाता है और उसने भी कोई शिकार किया था और बाइकी अपने पास ज्वेलरी और थोड़े से गोल्ड बाहर निकालता है। ज़ूमिंग उसे कहता है क्या तुम किसी ड्रैगन की केव के अंदर घुस गए थे अपनी हाइडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, जिसपे बाइकी आगे से कहता है कि हाँ उसने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था। इसके अगले सीन में हम लोग एक छोटे से ड्रैगन को देखते हैं और ज़ूमिंग की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और हम लोग उसी के पीछे उसकी मदर को देखते हैं और वो उसे खाई से धक्का दे देती है। द मोस्ट बिगेस्ट बिट्रेयल। हालांकि ज़ूमिंग बाइकी को बाहर निकालता है और उससे कहता है कि हमें उस बेबी ड्रैगन को बचाना पड़ेगा। जिसके बाद ज़ूमिंग उड़ते हुए उस बेबी ड्रैगन के पास जाता है और उसे हवा में ही कैच कर लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें अपने पास नहीं रख रही है तो फिर तुम मेरे साथ रह सकते हो अगर तुम्हें जिंदा रहना है। लेकिन जब ज़ूमिंग वहां से उड़ते हुए जा रहा था तभी उस ड्रैगन की मदर आ जाती है वहां पे, जो कि ज़ूमिंग को घूर के देख रही थी, पता नहीं क्यों, और वो ज़ूमिंग के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करती है, लेकिन ज़ूमिंग अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग आता है। जिसके बाद हम लोग हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर ने बेबी ड्रैगन को एक गर्म पानी के पतीले के अंदर डाल दिया था और वो ज़ूमिंग को बताते हैं कि ये जिंदा है और सांस ले रहा है। ज़ूमिंग उनसे कहता है कि आप सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं। उसी टाइम पे वो लड़की ज़ूमिंग से कहती है कि तुमने एक बहुत ही ज्यादा खराब कॉमन फॉरेस्ट ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अब ये फ्यूचर में ज्यादा ड्रैगनाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन डॉक्टर आगे से बताता है कि नहीं, ये किसी कॉमन ड्रैगन का बच्चा नहीं है, ये काफी ज्यादा खास है, थोड़ी सी मेहनत के बाद ये और ज्यादा बेहतर करेगा और अपनी ब्लड लाइन को रीजनरेट कर सकता है। इसके बाद हम लोग ज़ूमिंग को लोहार का काम करते हुए देखते हैं जहाँ पे वो क्रोकोडाइल के लिए उसका ड्रैगन आर्मर बना रहा था। उसी टाइम पे वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि ज़ूमिंग से कहता है कि तुम्हारी शक्ल इससे क्यों मैच हो रही है। ज़ूमिंग जब उस पोस्टर को चेक करता है तो फिर उसकी तस्वीर बनी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था कि यही वो हरामी है जो वैल्किरी के साथ सोया था। ज़ूमिंग अपने पोस्टर को देख के कहता है कि यार इतना गंदा तो नहीं दिखता हूँ मैं। तो वो बंदा ज़ूमिंग को बताता है कि अगर तुम सच में ये हो तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाके अपनी शक्ल चेंज करा लेनी चाहिए। सिटी के अंदर जितने लोग हैं वो सभी तुम्हारे ऊपर खार खाए हैं और वो तुम्हारी जान भी ले लेंगे जो तुमने कांड किया है। लेकिन ज़ूमिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो कहता है कि ये सब अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग ज़ूमिंग को एकेडमी हॉल के अंदर देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग आते हैं। तो ज़ूमिंग उससे कहता है मुझे चेले नहीं चाहिए, दफा हो जाओ। तो फिर मैं इसके बारे में पहले बताया जाता है कि ये यिन फैमिली का यंग मास्टर है जिसका नाम याओजू है और वो ज़ूमिंग से पूछता है क्या तुम वही हो जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। तो ज़ूमिंग आगे से कहता है कि मैं वो हूँ तो, लेकिन वो सब कुछ बकवास है।
इसके बाद ज़ूमिंग आगे से बताता है कि सच्चाई तो ये है कि मैं उनसे वुतू के अंदर मिला था और मुझे पहली नजर का प्यार हो गया। वो सभी लोग मुझसे जलते हैं, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे घटिया तरह की कहानियां बनाई मुझे नीचा दिखाने के लिए और उसे बेइज्जत करने के लिए। इस पे ये सभी लोग आगे से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और यूजाओ ज़ूमिंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की वो वेलकेरी तुमसे प्यार करती है। तो ज़ूमिंग उसे कहता है तुम्हारी आंखें खराब और आप हैं क्या यार, अभी तो कहा मैंने कि वो मुझसे प्यार करती है, आंखों में ग्रीस डालो थोड़ी चिकनाई बढ़ेगी। अब यहाँ पे होती हैं फालतू की बातें युनजी और ज़ूमिंग के रिलेशनशिप को लेके जिनको मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। ये लोग सिर्फ एक मुद्दे पे आके रुकते हैं, वो होता है मुकाबला, वो भी जॉइंट मुकाबला, जिसमें यूजा और उसके जितने भी चले हैं वो सभी ज़ूमिंग के खिलाफ लड़ाई करेंगे, इसलिए क्योंकि इन्हें लगता है कि ज़ूमिंग युनजी के लिए परफेक्ट बॉय नहीं है और ज़ूमिंग इनके साथ फाइट करेगा सिर्फ इस चीज को साबित करने के लिए तुम लोग सिर्फ बेरोजगार हो, कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास। इसके बाद ये लोग अरीना के लिए एक जगह को चूज करते हैं जो की है रिवर साइड, वहीं पे इन लोगों का जॉइंट बैटल होगा। इसके बाद ये वाली खबर आग की तरह फैल जाती है, वहीं पे हम लोग नैन को देखते हैं और उसे भी ये खबर पता चल जाती है। जिसके बाद हम लोग डायरेक्ट सीधा बैटल फील्ड पे ही आ जाते हैं जहाँ पे एक साइड ज़ूमिंग अकेला खड़ा था तो फिर उसके सामने बाकी चोंगो मोंगो खड़े थे, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे युनजी एंट्री मारती है तो सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। ज़ूमिंग भी पीछे मुड़ के युनजी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो, तो युनजी उसे कहती है कि तुम्हें तो कहा था कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हें चीयर करने के लिए आई हूँ। लेकिन ज़ूमिंग को बाद में पता चल जाता है कि ये नैन है जो कि युनजी का भेष बना के यहाँ पे आई है और वो उसे कहता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो नैन उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी तरह उन्हें भी ये पता चल जाएगा क्या कि मैं नैन हूँ युनजी नहीं। बाकी इन बेवकूफों को तो यही लग रहा था कि वो नैन नहीं युनजी है जो कि यहाँ पे ज़ूमिंग को चीयर करने के लिए आए है क्योंकि उसे सच में ज़ूमिंग से प्यार है। वहीं पे ज़ूमिंग का सर दर्द करने लगता है क्योंकि अब ये बहुत बड़ा बवाल होने वाला था। वहीं पे हम लोग यूजाओ को देखते हैं जो कि आगे से कह रहा था ये झूठ है, ये प्यार मोहब्बत नहीं है, लेकिन नैन ज़ूमिंग को कस के पकड़ लेती है और ज़ूमिंग से कहती है कि तुम यहाँ पे युनजी के ऊपर जो ह्यूमिलिएशन और दाग वाग लगा है उसे मिटाना चाहते हो ना, तो फिर ऐसा समझ लो कि मैं भी यही चाहती हूँ और हम दोनों को आपस में प्यार हो गया है, बिल्कुल ऐसा दिखाओ। इसे ज़ूमिंग को समझ में आ जाता है कि युनजी ने उसे क्यों बोला था कि नैन से दूर ही रहना, क्योंकि नैन वो बला है जिसको कोई भी हैंडल नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग सामने की तरफ फैंस को देखते हैं जिनको कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग गई थी, इनकी बुंड जल गई थी। वहीं पे यूजाओ तो आगे से चिल्लाते हुए कहता है ज़ूमिंग मैंने आज तेरी आंखें निकाल के गोटे ना खेले ना, मेरा नाम भी यूजाओ नहीं। खैर हम लोग ऊपर अकेडमी टीचर बाई को देखते हैं जो कि इस बैटल को होस्ट करने के लिए आए थे और वो समुदाय दल से कहते हैं क्योंकि तुम इकट्ठे आए हो, झुंड में सुअर आते हैं और शेर अकेला आता है तो तुम लोग अपने ड्रैगन्स को समन कर सकते हो। तो फिर ये सभी लोग अपने अपने ड्रैगन्स को बाहर निकाल लेते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही थे। फिर टीचर भाई अपने मन के अंदर सोचते हैं कि बेचारे ही कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि ज़ूमिंग के बुरे तरीके से लगेंगे। वहीं पे वो ज़ूमिंग की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि बेचारे के लगने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद काफी ठाठ से खड़ा है। इसके बाद वो ज़ूमिंग से कहते हैं कि तुम अपने सभी ड्रैगन्स को समन कर सकते हो या फिर उन्हें बाद में भी निकाल सकते हो जैसा तुम चाहो। तो फिर ज़ूमिंग में शुरुआत में सबसे पहले वहाँ पे क्रोकोडाइल को बाहर निकालता है जिसके पास अब आर्मर भी आ गया था। क्रोकोडाइल बाहर तो निकलता बड़े स्वैग से है, लेकिन जब वो अपने सामने 4-5 ड्रैगन्स को इकट्ठे देखता है तो इसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और ये पीछे मुड़ के ज़ूमिंग से कहता है मालिक भाग चले, मौका है अभी। ज़ूमिंग उससे कहता है क्या बात कर रहे हो यार, इतने दिनों तक ट्रेनिंग की है, जलवा दिखाओ अपना, दिखाओ कि तुमने क्या सीखा है। तो फिर क्रोकोडाइल आगे से रोते हुए कहता है ना 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 ना, आप मेरा अब्यूज कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। ड्रैगन्स को काफी अच्छे से रखा जाता है, आप मुझे यहाँ पे बलि का बकरा बना रहे हैं मालिक, ये ठीक नहीं है। तो ज़ूमिंग क्रोकोडाइल से कहता है यार तुम कैसी बात करते हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेले बलि का बकरा बना दूंगा क्या, यहाँ पे बाइकी नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास रखो। जिसके बाद वो क्रोकोडाइल को प्लान बताते हुए कहता है कि तुम्हें जानना है उन्हें उंगली करनी है, जितना हो सके उतनी ज्यादा उंगली करनी है जिससे वो भटक जाएंगे। जिसके बाद हम लोग बाइकी के मैजिक का यूज करते हुए उन्हें जमा देंगे। क्रोकोडाइल आगे से कहता है अच्छा बलि का बकरा बनना है, इससे तो मैं फेमिलियर हूँ, ये तो मेरी पहचान है और ये जिस तरीके से उन्हें उंगली करेगा ना किसी ने सोची भी नहीं होगी। इसके बाद क्रोकोडाइल पीछे मुड़ता है, सबसे पहले उन लोगों को बुलाता है इधर देखो रे झमोरो। जिसके बाद वो सबसे पहले ने जिम निकाल के चिढ़ाता है, जिसके बाद चुत्तर दिखाता है कहते हुए ये देखो, और इतना ही नहीं वहाँ पे हक भी देता है ये कहते हुए तुम लोग इसके बराबर हो टट्टी एकदम। तुम्हें लगता है कि इतना सब सहने के बाद ये ड्रैगन शांत रहेंगे, ये बौखला जाते हैं और आगे से चिल्लाने लगते हैं बिल्कुल इस मीम की तरह। इसके बाद ये सभी भागते हुए क्रोकोडाइल के ऊपर हमला ही कर देते हैं। क्रोकोडाइल उनमें से एक ड्रैगन को पकड़ता है और उसे उठा के नीचे पटक देता है। तभी यूजाओ अपने रेड क्लॉ प्लेग ड्रैगन को बाहर निकालता है और उसे कहता है जाओ और जाके अटैक करो। तो फिर प्लेग ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए क्रोकोडाइल के ऊपर क्लॉ से अटैक करता है, जिससे क्रोकोडाइल की फटी और वो कहता है मम्मी बचा लो। लेकिन क्रोकोडाइल काफी ज्यादा इजीली साइड में हट के उस क्लॉ अटैक को डॉज कर लेता है और उसी टाइम पे एक वुल्फ ड्रैगन क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक करना चाहता था। तो क्रोकोडाइल आगे से हॉर्न का इस्तेमाल करते हुए उसके पेट के
अंदर ही वो घुसा देता है। जिसके बाद वो दोबारा लंबी जबान निकालता है और इन्हें चिढ़ाने लगता है, जिससे इनकी दोबारा जलती है और ये कहते हैं ये कुछ ज्यादा ही हरामी बनना दिखा रहा है अब। तो फिर ये सभी दोबारा अपने ड्रैगन से कहते हैं जाओ और जाके एक साथ तीनों अटैक करो। जिसे क्रोकोडाइल की दोबारा फटी और ये चिल्लाते हुए कहता है मम्मी बचाओ। तो फिर ज़ोमिंग अब यहाँ पे बाइकी को बाहर निकालता है और बाइकी निकलते ही इन लोगों के ऊपर मैजिक से अटैक करता है, जिससे ये तीनों एक झटके के अंदर ही वहाँ पे जम जाते हैं। तो फिर एक बंदा वहाँ पे अपने कैंडल ड्रैगन को बाहर निकालता है और उससे कहता है कि बर्फ को पिघला दो। तो फिर कैंडल ड्रैगन बाहर निकलता है और वो आग की मदद से उन सभी बर्फ को पिघला देता है और बाइकी के ऊपर अपनी बीम से अटैक करता है। बाइकी जल्दी से साइड में आता है और उस बीम अटैक को डॉज करता है। वहाँ पे हम लोग एक दूसरे ड्रैगन को देखते हैं जिसका नाम शायद अर्थ ड्रैगन होगा। वो अपने पंजे को जमीन में घुसाता है और अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बाइकी के ऊपर सैंड स्टॉर्म से अटैक करता है। इससे बाइकी के ऊपर घूमते हुए पत्थरों से हमला होने लगता है और उसी टाइम पे प्लेग ड्रैगन साइड से बाहर निकलता है और वो बाइकी के ऊपर अपने क्लॉ से अटैक करता है। तो बाइकी आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सामने एक बर्फ की शील्ड बनाता है और उस अटैक को ब्लॉक करता है और मौका मिलते ही अपनी टेल से प्लेग ड्रैगन के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन वो टेल बीच में ही रुक जाती है क्योंकि बाइकी के ऊपर एक फॉरेस्ट ड्रैगन ने अटैक कर दिया था और वो अपनी बेलों की मदद से बाइकी को जकड़ लेता है। जिसके बाद वो बाइकी को उठाता है और जमीन पर पटक देता है। ग्रीन फॉरेस्ट ड्रैगन का मालिक योजो से कहता है कि उसका ड्रैगन बाइकी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, इसलिए उन्हें जल्दी अटैक करना पड़ेगा। तो फिर योजो दोबारा अपने क्लॉ ड्रैगन को आगे भेजता है और क्लॉ ड्रैगन क्लॉ से दोबारा, लेकिन उसी वक्त साइड से क्रोकोडाइल बाहर निकलता है जो कि प्लेग ड्रैगन के ऊपर हमला करता है और उसे साइड में पटक देता है, जिससे ये दोनों वहीं पे ढेर हो जाते हैं। और ज़ोमिंग बाइकी और क्रोकोडाइल से पूछता है कि तुम दोनों ठीक तो हो। तो बाइकी आगे से बताता है कि वो दोनों ठीक हैं, लेकिन उसी टाइम पे कैंडल ड्रैगन ज़ोमिंग के पीछे से बाहर निकलता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। तो फिर ज़ोमिंग आगे से स्पेशल एबिलिटी का यूज करता है जिसके बारे में अभी तुम्हें टीचर भाई बताएंगे। और ज़ोमिंग उस एबिलिटी का यूज करते हुए काफी इजीली कैंडल ड्रैगन को पीछे पटक देता है। टीचर बाइकी हम लोगों को बताते हैं कि ये ड्रैगन आर्मर स्किल है। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगनाइजेशन के बाद ड्रैगन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद उनका मास्टर उनके लिए आर्मर भी बना सकता है और आर्मर बनाने के बाद वो एक तरीके से ड्रैगन आर्मर की एक्सक्लूसिव पावर का इस्तेमाल कर सकता है, जो ड्रैगन मास्टर अपने ड्रैगन के साथ साइनाइज यानी कि जुड़ के करता है ड्रैगन आर्मर की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए। और टीचर भाई काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि किसी स्टूडेंट ने ये इतनी जल्दी सीख लिया। अब इसके बाद क्रोकोडाइल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो कैंडल ड्रैगन के ऊपर बीच से अटैक करता है और उसे पकड़ के दो हिस्सों में चीर देता है। वह पे कैंडल ड्रैगन जैसे ही मरता है तो फिर उसके मास्टर के ऊपर असर पड़ता है और ये खून की उल्टियां करते हुए क्लीन बोल्ड हो जाता है। वह पे सभी लोग आगे से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इस गरीब के पास ये आर्मर कैसे हो सकता है। मुझे पक्का यकीन है कि क्राउन प्रिंसेस ने ये खरीद के दिया होगा उसे। और हर कोई ज़ोमिंग को इतने समय प्ले बॉय कह रहा था। खैर हम लोग बाइकी को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि किसी ने ज़ोमिंग के ऊपर हमला किया। तो फिर बाइकी आगे से आइस मैजिक का यूज करते हुए वहां पे बर्फ के टीले गिराने लगता है, जो एक एक करके जिसके ऊपर भी गिरते वो हवा में ही जम जाता। सभी लोग वहां से भागते हुए कहते हैं कि एज़ुरे ड्रैगन की मिस्टिक आर्ट है। वह पे वो टीले जैसे ही उन लोगों के ऊपर गिरते तो वो सभी एक झटके के अंदर ही जम जाते। वह पे ज़ोमिंग बाइकी से कहता है बाबू शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्हें जिंदा रहने दो। तो फिर बाइकी शांत हो जाता है, जिसके बाद ज़ोमिंग योजाओ के सामने जाता है और उससे कहता है कि कोई और फाइट करना चाहता है या फिर इस फाइट को यहीं पे खत्म करा जाए। भाई तो भाई सबसे कूल भाई अपना भाई क्रोकोडाइल है, एक नंबर का हरामी और डरपोक। तो फिर ये सभी आगे से रोते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, किसी को भी फाइट नहीं करनी है, ये फाइट यहीं पे खत्म होती है। वह पे टीचर भाई जमीन खोद के बाहर निकलते हैं और आगे से कहते हैं कि उन्हें काफी ज्यादा खुशी हुई कि ज़ोमिंग ने यहाँ पे सभी लोगों को हरा के उनके ऊपर दया भी दिखाई और उन्हें छोड़ भी दिया। ज़ोमिंग टीचर भाई से माफी मांगता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो ज़ोमिंग को विनर डिक्लेयर कर देते हैं और वो इन लोगों को सुनाते हुए भी कहते हैं कि यहाँ पे इम्पल्सिव यानी कि थोड़ा सा गुस्सा होने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंसानियत की तरह डिसेंट तो बनो। ऐसे ही रूमर्स के बारे में सुन के किसी लोगों की बेइज्जती करने लगे और उनकी रेपुटेशन की थोड़ी सी भी चिंता नहीं की। एक ड्रैगन मास्टर होने के नाते तुम्हें जजमेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगली बार से बिल्कुल भी बहकावे में मत आना और अच्छे से बिहेव करना। अच्छा हुआ कि तुम्हें ज़ोमिंग ने मारा नहीं, खुशी बनाओ कि वो थोड़ा सा दयालु है। तो फिर ये सभी लोग ज़ोमिंग को शुक्रिया कहते हैं दया दिखाने के लिए। ज़ोमिंग उन लोगों से कहता है कोई बात नहीं है, बस अगली बार से मेरी वाइफ की रेपुटेशन के बारे में सोच के कुछ कहना। तो फिर ये सभी बिल्कुल भाई अपना पच्छा ही बदल लेते हैं, ये कहते हुए कि हम तो यार तुम्हें एकदम स्ट्रांग मानते हैं, तुम्हें हो दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान, तुम उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। देखो तो सालों को कैसे अपनी जीभ लटका रहे हैं, चापलूसी करने में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। अब इसके बाद हम अगले सीन में ज़ोमिंग को देखते हैं जो कि लड़कियों से भागते हुए फिर रहा था क्योंकि उसके पीछे लड़कियां पड़ गई थी। लड़कियां छोड़ो, ये बीच में आदमी क्या कर रहा है और ये आगे से चिल्ला के कह रहा था कि मेरी उम्र 173 है, वेट 90 किलो है और उसके पास बड़े बड़े चुच्चे हैं, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? ज़ोमिंग कहता है मुझे दिक्कत नहीं है, बस मुझे डर लगता है तो जंगलों से। इसके बाद ज़ोमिंग एक झटके में वहां से गायब और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि औरतें हमेशा से टाइग्रेस ही रही हैं, जैसा कि बड़े लोग कहते आए हैं। तो फिर नैन उसके सामने आते हैं और उसे कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, कौन है टाइग्रेस? ज़ोमिंग उसे कहता है कि तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा। तो नैन उसके हाथ को पकड़ती है और उसे कहती है कि दोबारा
कह दो ना। तो जुमिंग उसे कहता है कुछ नहीं कहना है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है ये कहते हुए कि मुझे कुछ काम है। तो फिर नैन आगे से शर्माते हुए कहती है कि ऐसे क्यों भाग रहे हो, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगी। खैर इसके बाद हम लोग जुमिंग को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं, जहाँ पे जुमिंग उस बेबी ड्रैगन को उठा लेता है और उससे कहता है कि तुम तो यार ठीक हो गए पूरी तरीके से, शायद से मुझे तुम्हारा नाम रख देना चाहिए। जिसके बाद जुमिंग उसके लिए अजीबोगरीब नाम सोचता है। पहला लूपी यानी कि ग्रीन स्किन, साले उसकी त्वचा हरी थोड़ी ना है, सिर्फ बाल ही तो है। बेचारा वो भी रोते हुए कह रहा है साले सही से नाम चुन ले नहीं उंगली काट लूंगा तेरी। इसके बाद जुमिंग एक और नाम चुनता है जिसका नाम था लूडाओ यानी कि हरा मटर, लेकिन ये भी उस बेबी ड्रैगन को पसंद नहीं आता और वो रोते हुए कहता है मालिक कोई अच्छा नाम चूज कर लो प्लीज। तो फिर जुमिंग उसका नाम किंगजू रख देता है, जो कि इसी हरी चीज से निर्भर करता है। यही नहीं, जुमिंग उसे ये भी कहता है कि अगर तुम फ्यूचर में अपना रंग वंग बदलना चाहो तो फिर तुम बदल सकते हो, तो फिर हम लोग इस नाम को बदल के कुछ और भी कर सकते हैं। हालांकि इसे ये नाम पसंद तो नहीं आया है, लेकिन बोल नहीं सकता है तो क्या ही करे बेचारा। इसके बाद जुमिंग किंगजू को लेके एक जंगल के अंदर आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद से थोड़े से पैसे मिल गए बिना किसी वजह के, लेकिन अभी भी हमें यहाँ पे कमी पड़ रही है तुम्हारे खाने की। तुम्हारा फेवरेट खाना फोए बैटरी जूस है ना। लेकिन उस टाइम पे किंगजू को कोई खुशबू आती है तो वो भागते हुए पेम्बू फॉरेस्ट के एक घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पे किंगजू को उसका फेवरेट खाना मिल जाता है तो वो उसे पीने लगता है। हालांकि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि छूना नहीं, लेकिन किंगजू को क्या फर्क पड़ता है, उसका मालिक देख ही लेगा, इसलिए वो जल्दी से अपने खाने को पीने लगता है। उसी टाइम पे वहाँ पे नैन आती है जो कि जुमिंग से कहता है कि वो फोए बैटरी जूस है, तुम उसे पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जुमिंग पीछे मुड़ के नैन से पूछता है क्या तुम यहीं पे रहती हो। तो नैन जुमिंग को छेड़ते हुए कहती है कि इस तरीके से आधी रात में किसी लड़की के घर में आना अच्छी बात नहीं होती है, चाहे तो लौंडे बुलवा के पिटवा दूं। जुमिंग आगे से कहता है नहीं नहीं भाई, मेरा ये कोई इरादा नहीं था। नैन उसके ऊपर हंसते हुए कहती है डरो नहीं यार, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गए। वैसे तुम्हें ये छोटा सा ड्रैगन कहाँ से मिला। जुमिंग आगे से बताता है कि मुझे ये ड्रैगन क्लिफ के ऊपर मिला, जहाँ से ये गिर रहा था तो मैं इसे अपने पास ले आया। जुमिंग नैन से पूछता है क्या तुम्हें इस ड्रैगन के बारे में पता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसकी बर्थ और इसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि ये कहाँ पे रहता है और इसकी रेस क्या है। तो फिर नैन जुमिंग को बताती है कि ये डिवाइन ग्रीन ट्री ड्रैगन है, जो कि फॉरेस्ट ड्रैगन क्लैन का लीडर है। लेकिन गंभीर बात यह है कि ये काफी ज्यादा कमजोर है, शायद से जब ये अपनी ग्रोथ फेज के अंदर होगा तब इसे सीरियस इंजरी हो गई होगी। अब भले ही ये फ्यूचर में अपनी पीक स्टेज पे पहुंच जाए, लेकिन इसके बावजूद इसे बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा अपनी ट्रू पावर को बाहर निकालने में, जो डिवाइन ग्रीन ट्री की असली पावर होगी। वही हम लोग किंगजो को देखते हैं, जब ये अपने जूस को पी ही रहा था तो सभी बोतल से नीचे गिरने लगती हैं। अब ये काफी ज्यादा कीमती होगा तो जुमिंग काफी ज्यादा डर जाता है कहीं नुकसान ना हो जाए, लेकिन नैन अपनी पावर का यूज करते हुए उन्हें वहीं पे ही रोक देती है और नीचे नहीं गिरने देती। जिससे जुमिंग को पता चल जाता है कि नैन भी एक डेमीगॉड है और जुमिंग ताली बजाते हुए नैन से कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी ट्रिक थी। तो नैन जुमिंग को पकड़ ही लेती है और उससे कहती है कि मेरे पास इससे भी बेहतर है, देखना चाहोगे। तो जुमिंग शर्माते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, जिसके बाद वो शर्माते हुए वहां से भाग जाता है। वह किंगजो जुमिंग के ऊपर बहुत ज्यादा हंस रहा था, ये कहते हुए कि आपकी इतनी ज्यादा फटती है मालिक, कोई लड़की आपके ऊपर लाइन मारे तो आप डर के मारे भाग जाए। जुमिंग उससे कहता है दोबारा हंसा तो गुद्दे पेल के मुंह लाल कर दूंगा। खैर जुमिंग जल्दी जल्दी में ये पूछना भूल ही गया कि उसे फोप ट्री जूस कहाँ से मिला था। इसके बाद जुमिंग भागते हुए एकेडमी के हॉल के सामने आ जाता है, जहाँ पे नोटिस लगा हुआ था। नोटिस के ऊपर लिखा हुआ था कि हाल ही में काफी सारे डिमोनिक क्रिएचर्स इधर उधर घूमने लगे हैं, तो वो जंगल के ऊपर कुछ ज्यादा ही आतंक मचा रहे हैं, इसलिए कई सारे स्टूडेंट और टीचर्स का ग्रुप बनाया गया है। अगर वो एक साथ जाके उनका शिकार करते हैं तो फिर उन्हें कई सारे रिवॉर्ड और साथ ही में क्रेडिट पॉइंट भी मिलेंगे। और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि अकेले हीरोगरी करने की जरूरत नहीं है, पकड़े गए तो वह जुतिया दिए जाओगे, इसलिए टीम बनाए और एक साथ जाके मिशन को पूरा करे ताकि खतरा कम रहे। अब जुमिंग के पसीने छूटे कि वो यहाँ पे अब कुछ कर ही नहीं सकता है, वो टीम बनाएगा किसके साथ। वो लीसा और बाकी दोस्तों से पूछ नहीं सकता है क्योंकि उनके ड्रैगन्स अभी तक ड्रैगन गेट तक पहुंचे नहीं है। उसी टाइम पे वहाँ पे कुछ सीनियर्स आते हैं जो कि जुमिंग से कहते हैं कि अगर टीम ढूंढ रहे हो तो फिर हमारे साथ आ सकते हो। हमें इन 6 में से सिर्फ 3 का नाम बताया जाता है। सेंटर वाले लड़के का नाम है चुयान, उसके साइड में गुलाबी कपड़े पहनने वाले लड़के का नाम है लू साओ, और ये जो मुस्टंडा खड़ा है उसका नाम है मिंजो, और ये कोने में जो बुदकी है इसका नाम है यांग। और जुमिंग उनके ऑफर को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे टीम की जरूरत थी। इसके बाद ये लोग हिल पे आ जाते हैं जहाँ पे कई सारे डिमोनिक क्रिएचर थे, लेकिन अभी तक इनके सामने नहीं आए थे, तो ये इधर उधर घूमते हुए उन्हें ढूंढने लगते हैं। उसी टाइम पे किंगजो जुमिंग की पॉकेट से बाहर निकल आता है और वो हवा में उड़ने लगता है। जुमिंग ये देख के हैरान हो जाता है कि उसका किंगजो हवा में भी उड़ सकता है। वहीं पे हम लोग चुयान के पेट को भी देखते हैं जो हवा में उड़ते हुए डिमोनिक क्रिएचर्स को ढूंढ रहा था। किंगजो उड़ते हुए उसके पास आ रहा था, तभी वो बेचारा उसके पंख से टकरा जाता है, नीचे गिरने लगता है। चुयान का पंछी उससे कहता है कि यार मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। वहीं पे जुमिंग किंगजो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन किंगजो तो उड़ सकता है ना, तो वो हवा में उड़ते हुए खुद को बैलेंस कर लेता है और जुमिंग का मुंह बन जाता है, क्योंकि वो मदद करना चाहता था लेकिन कोई मदद लेने को राजी नहीं था। उसी टाइम पे चुयान के पंछी को पता चलता है कि आसपास कुछ डिमोनिक क्रिएचर है, तो वो उस तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हम लोग मिंजू को देखते हैं जो कुछ ज्यादा एक्साइटेड था, तो वो भागते हुए पहले आगे चला जाता है। उसी टाइम पे जुमिंग के ऊपर रैट मंकी
मंकी नाम का ये प्राणी हमला कर देता है तो फिर किंगजो अपनी बेल वाली एबिलिटी का यूज करता है और उस रैट मंकी को वहीं पे पकड़ के मार देता है। जुमिंग पीछे मुड़ के किंगजो को शुक्रिया कहता है मदद करने के लिए, जिसके बाद हम लोग मिंजू और चुयान को देखते हैं जो कि जंगल के बीच में आ गए थे और इन्हें चारों तरफ से रैट मंकीज ने घेर लिया था। जिसके बाद वो सभी बाहर निकलते हैं और उन लोगों के ऊपर एक एक करके अटैक करने लगते हैं। मिंजू जल्दी से अपने ड्रैगन को बाहर निकालता है और उन सभी को यूं ही मार देता है, लेकिन गलती से उसके ड्रैगन का पैर एक ट्रैप के ऊपर पड़ जाता है, जिसके बाद वो सभी गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। चुयान का पंछी तेजी से आगे बढ़ता है और वो चुयान को नीचे गिरने से बचा लेता है और उसे ऊपर ही रखता है, लेकिन तभी वो मंकी चुयान के ऊपर हमला करने वाला था तो जुमिंग वहां से बाहर निकलता है और वो जल्दी से क्रोकोडाइल को समन करता है तो क्रोकोडाइल उसके ऊपर बीम से अटैक करता है और झटके के अंदर ही उसे मार देता है। वह किंगजो बचे कुछ मंकीज के ऊपर अटैक करता है और उन्हें बेलों की मदद से यूं ही मार देता है। क्रोकोडाइल किंगजो से इंप्रेस होकर कहता है कि यार ये छोटा बच्चा तो बड़ा कमाल का है। वह जुमिंग चुयान से पूछता है कि बाकी सब कहाँ गए, तो चुयान आगे से बताती है कि इस जगह पे चारों तरफ ट्रैप फैले हुए हैं और वो लोग उन्हीं में से एक ट्रैप के ऊपर पकड़े गए हैं और सीधा नीचे चले गए। उसी टाइम पे हम क्रोकोडाइल को देखते हैं और उसका भी पैर ट्रैप के ऊपर पड़ जाता है, जिसके बाद वो भी गड्ढे के अंदर गिरता है। क्रोकोडाइल सही सलामत नीचे गड्ढे में चला जाता है और जुमिंग पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि गड्ढे के अंदर एक और मॉन्स्टर है जो कि रैट वुल्फ है। तो फिर जुमिंग जल्दी से चुयान को बताता है कि वो नीचे जा रहा है बाकियों को सेव करने के लिए, तब तक वो यहीं पर है। इसके बाद वो भी गड्ढे के अंदर छलांग लगा देता है, लेकिन वो जैसे ही नीचे लैंड होता है तो फिर रैट वुल्फ आगे से हिप्नोटिक गैस का इस्तेमाल करता है, जिससे जुमिंग को इल्यूजन दिखने लगते हैं, वो भी हवस वाले। वह किंगजो को समझ में आ गया था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर उसके मालिक के लग जाएंगे, वो भी बहुत बुरे वाले। इसलिए वो जल्दी से अपनी विप्स का इस्तेमाल करता है और रैट वुल्फ को वहीं पे जकड़ लेता है, जिसके बाद जाके जुमिंग को होश आता है और उसे पता चलता है कि जो वो योंजी की सेक्सी बॉडी देख रहा था वो असल में रैट वुल्फ था, जो कि उसे बीच से चीरने वाला था। इसीलिए जुमिंग पीछे मुड़ के किंगजो से शुक्रिया कहता है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन रैट वुल्फ बहुत जल्दी ही आजाद हो जाता है, जिसके बाद वो किंगजो के ऊपर डायरेक्ट हमला कर देता है। जुमिंग किंगजो से कहता है कि तुम उसके मुकाबले के नहीं हो, जल्दी से वापस आ जाओ, तुम्हारे पास अभी भी बहुत सालों की कल्टीवेशन बाकी है। लेकिन किंगजो वहां से हटता नहीं है और उसे बेशक रेड वुल्फ के पंजे का सामना करना पड़ता है। तो फिर जुमिंग जल्दी से बाइकी को वहां पे रिलीज करता है। बाइकी जल्दी से विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए रेड वुल्फ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन रेड वुल्फ के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है और वो क्लॉक का यूज करते हुए विंड मैजिक को वहीं पे तोड़ देता है। तो फिर बाइकी इस बार आगे से आइस और विंड दोनों मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसे जमीन के अंदर से कई सारे आइस क्रिस्टल बाहर निकलते हैं जो कि रेड वुल्फ को वहीं पे चीर देते हैं। इसके बाद रेड वुल्फ मारा जाता है तो फिर उसके अंदर से डीमन सोल पीआरएल बाहर निकलता है। जुमिंग उसे कलेक्ट कर लेता है और सोचता है कि वो उसको लिटिल किंगजो को खिला देगा, जिससे उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद जुमिंग आगे बढ़ता है तो फिर उसे पता चलता है कि यांग मारी जा चुकी है, वो भी मिंजू को बचाते हुए। जुमिंग उन लोगों से कहता है कि मर के कोई वापस नहीं आ सकता है, हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। इसके बाद वो लोग चोटी से दोबारा अकेडमी आ जाते हैं और अकेडमी वापस आने के बाद वो लोग टीचर को उन सभी चीजों के बारे में बताते हैं जो उन लोगों ने सामना किया। अकेडमी टीचर उन लोगों से कहता है कि ये काफी अच्छी बात है कि तुम लोग सही सलामत वापस आ गए। नॉर्थ की तरफ टीचर गए हुए थे, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाए थे। तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है, इसलिए तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो आराम करने के लिए। लेकिन वो टीचर जुमिंग से कहता है कि तुम यहीं पे रुको, तुम एक टीचर जितने शक्तिशाली हो, क्या तुम कहीं पे जाना चाहोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम किंगलू सिटी जाओ, वहाँ पे टीचर्स की एक टीम गई हुई है डीमंस को खत्म करने के लिए। अकेडमी के टॉप टीचर्स को जो रिवॉर्ड दिया जाएगा वो काफी ज्यादा हाई है, अगर तुम वहाँ पे जाते हो तो फिर तुम्हें भी बराबर रिवॉर्ड दिया जाएगा। जिसके लिए जुमिंग मान जाता है तो टीचर उसे बताता है कि इतना याद रखना कि वहाँ पे एक 3000 साल पुराना ऑर्ग भी है, अगर तुम्हारा सामना उससे हो जाता है तो फिर तुरंत वापस आ जाना और रेड लोटस सिटी के मेयर को इस बारे में बता देना, जिसके बाद वो लोग उसे हैंडल कर लेंगे। इसके लिए जुमिंग मान जाता है। इसके बाद हम लोग जुमिंग को देखते हैं जो कि रेड लोटस सिटी में पहुंच जाता है और वो वहाँ पे पहुंचने के बाद सबसे पहले माउंटेन में जाता है। उस माउंटेन के ऊपर जुमिंग का कोई जान पहचान वाला था। जुमिंग उसे कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस जगह के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो फिर वो और कोई नहीं नैन ही थी। नैन उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती? तो जुमिंग उसे कहता है माफ कर दो भाई। जिसके बाद नैन जुमिंग से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? तो फिर जुमिंग आगे से बताता है कि एकेडमी के टीचर ने मुझसे कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं कुछ टीचर्स को जाके सपोर्ट कर सकता हूँ जो कि रेड लोटस सिटी में आए हुए होंगे, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो फिर वहाँ के सभी टीचर्स मारे जा चुके थे और वो डीमन भी गायब हो चुका था। इसलिए मैं यहाँ के मेयर को रिपोर्ट करने के लिए आया था और तुम यहाँ पे मिल गई और तुम्हें उस डीमन के लिए जिम्मेदार होना। नैन आगे से कहती है कि हाँ वो जिम्मेदार है और वो भी हैरान हो गई थी ये बात सुन के कि टीचर्स भी मारे गए। जुमिंग आगे से बताता है कि वो उस डीमन की शायद से कल्टीवेशन 3000 साल पुरानी है, ऐसा माना गया है। तो फिर नैन जल्दी से वहाँ पे अपने ड्रैगन को बाहर निकलती है जो कि उसकी एनर्जी से ही बना हुआ था। इसके बाद वो उसके ऊपर बैठती है और जुमिंग से कहती है कि तुम यहीं पे रुको, मैं जाके सीधा रेड लोटस सिटी को चेक करके आती हूँ। लेकिन जुमिंग नैन का पैर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो जगह खतरनाक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। परंतु वो ड्रैगन तो आगे बढ़ रहा था और इसी चक्कर में नैन नीचे गिर जाती है और वो सीधा जुमिंग के ऊपर ही गिरी थी। और एज यूजुअल चाइनीज मानवा है तो फकडअप चीजें होती ही हैं इसमें, बड़ी बड़ी चीजों का पकड़ लेना। लेकिन जुमिंग
जूमिंग के साथ एक चीज बहुत गंदी हो जाती है, क्योंकि नैन की जो ज्ञात थी वो सीधा जूमिंग के अंडों के ऊपर पड़ी थी और उसके अंडों का ऑमलेट बन जाता है। जूमिंग आगे से रोते हुए कहता है बहुत दुखता है यार ये। तो नैन उससे कहती है कि किसने कहा था कि पैर को पकड़ लो, जो तुम्हारे साथ हुआ बिल्कुल परफेक्ट हुआ, तुम इसके लिए हकदार थे। जिसके बाद नैन वहां से चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। और हाँ, मुझे पता है कि वीडियो काफी ज्यादा लेट है, इसे 2 दिन पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन 2 दिन यार इस मानवा को ढूंढने में लग गए। बाय द वे तुम्हें मानवा कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता देना।